का एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को होना है और साथ ही साथ RO का भी एग्ज़ाम आपको दिसंबर में होना है। ऐसी स्थिति में यूपी स्पेशल की क्लासेस खासकर करंट अफेयर्स के रिलेटेड का आपको क्वेश्चन जो आते हैं वहाँ पर आपका करंट अफेयर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए जो पिछले सालों के आपके क्वेश्चंस का एनालिसिस करें 10, 12, 15 क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल से आते हैं, कभी कभार आपको कम पड़ते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपको यहाँ पर बनते हैं। ऐसी स्थिति में जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, उसी को आधार बनाकर आज हम यहाँ पर पूरा करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर कराएंगे। जो जून 2020 से लेकर के अभी तक का आपका पूरा करंट अफेयर है और यूपी स्पेशल करंट अफेयर है, अर्थात कि स्टेट स्पेसिफिक है, सिर्फ यूपी से संबंधित यहाँ पे जानकारी है। हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रमुख आपके कार्यक्रम स्टार्ट किए गए, परियोजनाएं चलाई गई हैं, अभियान किए गए हैं और अन्य क्षेत्रों, देशों या किसी कंपनी इत्यादि के साथ आपके जो समझौते किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो विधियां बनाए गए, कानून बनाए गए, अधिनियम बनाए गए, उनको भी यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद आज राज्य सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया था उससे संबंधित प्रमुख घटनाक्रमों को देखेंगे। क्या रहा डेटा इस बार का बजट का, किस तरह की स्थितियां रहीं, कौन सी प्रमुख यहाँ पर योजनाएं घोषित की गई, राजकोषीय घाटे इत्यादि की स्थितियां क्या हैं और अन्य प्रकार की प्रविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो प्रमुख नीतियां बनाई गई हैं विभिन्न क्षेत्रों के विकास को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर, और उससे संबंधित जो योजनाएं उनके द्वारा संचालित की जा रही हैं, हाल फिलहाल के घटनाक्रमों को लेकर, साथ ही अगले कुछ सालों में, क्योंकि कई सारी नीतियां ऐसी हैं जो एक वर्षीय ना होकर पंचवर्षीय हैं, जैसे कि आप इसमें अभी हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना 2017-2022 के लिए है, उत्तर प्रदेश निर्यात नीति है जो 2020 से 2025 के लिए है। इस तरह की पॉलिसीज भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एट द लास्ट विविध घटनाक्रम जो काफी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि चर्चित व्यक्तित्व हो गए, आपके प्रमुख निधन आपको किसके हुए हैं, इसके अलावा आपके चर्चित स्थल इसमें आते हैं, प्रमुख पुरस्कार और सम्मान जो यूपी स्टेट और इस तरह के दिए गए हैं, तो उन सारी चीजों को लेकर, अर्थात कहने का मतलब एक संपूर्ण घटनाक्रम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं और सारी चीजों को वन बाय वन करके देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे जो क्वेश्चन किसी भी रिलेटेड आपको टॉपिक से बनते हैं यूपी स्पेशल में, वो सारे यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे। इस वीडियो को बस आपको पूरा देखना है और रिवीजन करना है, क्योंकि ये रिवीजन वीडियोस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आप बस यहाँ पर ध्यान से पूरे वीडियोस को सुनिएगा, क्या क्या टॉपिक हैं, कौन कौन से प्रमुख घटनाक्रम रहे हैं, उनको आपको ध्यान से सुनते चलना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम, परियोजनाएं, अभियान एवं समझौते को लेकर। इसमें देखिए पहला एक यहाँ पे अभियान भारत यूपी सरकार के द्वारा किया गया, पोषण संवर्धन की ओर कदम अभियान। इस अभियान को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक यहाँ पर 2021 में प्रारंभ किया गया, जिसमें 1 से 5 वर्ष के गहन अति कुपोषित एवं मध्यम अति कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार को लेकर यहाँ पर यह अभियान चलाया गया था। ध्यान रखिएगा, अति गहन और मध्यम रूप से जो लोग कुपोषित बच्चे हैं, और वो भी उनकी उम्र भी यहाँ ध्यान रखिएगा 1 से 5 वर्ष, ठीक है, 1 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए चलाया गया था। बच्चों के साथ साथ यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि माताओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी जोर दिया गया, क्योंकि माताएं अगर स्वस्थ रहेंगी तभी यहाँ पे बच्चे को बेहतर पोषक युक्त चीजों की आपूर्ति हो पाती है। खासकर छोटे बच्चे जो कि यहाँ पर कह सकते हैं माताओं को दूध भी वहां पर पीते हैं, तो यदि पोषक तत्वों की यहाँ पर आपूर्ति नहीं हो रही है तो कुपोषण की समस्याएं और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाती हैं। यहाँ पर महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, माताओं के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। इसके लिए बाल विकास सेवा व पुष्टाहार विभाग के द्वारा एक यहाँ पे ड्राफ्ट तैयार किया गया है, किस तरीके से इस समस्या को या इस अभियान को चलाया जाएगा। इसमें 3 थीम दी गई हैं, अर्थात 3 महीने तक इस कार्यक्रम को संचालित करना है। पहले महीने में यहाँ पर मातृ पोषण पे जोर देना है, दूसरे महीने पे बाल पोषण पे जोर देना है, और तीसरे महीने का जो थीम रहेगी वो प्रथम 1000 दिवस के रूप में यहाँ पर यूपी सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। साथ ही 2 अक्टूबर 2021 को प्रत्येक जिले के 3-3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मुख्य यहाँ पर सेविकाओं और बाल विकास अधिकारियों को इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। तो यहाँ पर इस 3 महीने के चलाए जाने के बाद जो लोग अच्छा कार्य करेंगे इस क्षेत्र में, उन सभी को यहाँ पर पुरस्कृत करने की भी योजना है। तो इस अभियान को ध्यान रखिएगा, पोषण संवर्धन की ओर कदम। दूसरा है यहाँ पे अर्जुन सहायक परियोजना। अर्जुन सहायक परियोजना के बारे में ध्यान रखें कि ये परियोजना अभी की नहीं है, काफी पुरानी है, लेकिन सरकार के द्वारा कह सकते हैं विभिन्न प्रकार के घटनाक्रम, राजनीतिक परिवर्तनों के कारण ये रुकी हुई थी, जिसे हाल ही में पुनः प्रारंभ किया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है अर्जुन सहायक परियोजना। 11 मार्च 2021 को इसे पुनः प्रारंभ किया गया, जो धसान नदी पर निर्मित है। ठीक है, कौन सी? धसान नदी पर निर्मित है।
इस पर यह जो परियोजना है करीब 2600 करोड़ की एक सिंचाई परियोजना है, जिसके माध्यम से कृषि क्षेत्रों को यहाँ पर सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। परियोजना का संचालन क्षेत्र क्या है, तो यहाँ पे बांदा, महोबा और हमीरपुर के जिलों को इससे लाभ मिलने वाला है, जिसके 68 गांवों के करीब 1.5 लाख किसानों को यहाँ पे सिंचाई की सुविधाएं इस परियोजना के माध्यम से मिलेंगी। 4 लाख लोगों को इसके साथ शुद्ध पेयजल, तो 1.5 लाख किसानों को सिंचाई के लिए पानी और 4 लाख लोगों को यहाँ पे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी इस परियोजना के माध्यम से संभव हो पाएगा। टोटल एरिया जो कवर करेगा सिंचाई का वो करीब यहाँ पे 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र के सिंचाई की सुविधा होगी। इसके अलावा जो धसान नदी है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, धसान जो नदी है वो बेतवा की सहायक नदी है। किसकी? बेतवा की सहायक नदी है और ये रायसेन जिले एमपी से निकलती है, तो यूपी से उद्गम स्रोत नहीं है, एमपी से उद्गम स्रोत है इसका। परियोजना को 2009 में प्रारंभ किया गया था और ये 71 किलोमीटर लंबी नहर है, जिसे 3 बांधों के माध्यम से करवई बांध तक ले जाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अर्जुन सहायक परियोजना जो कि धसान नदी पर बन रहा है। इसके बाद है वनवासी समागम कार्यक्रम। कौन सा? वनवासी समागम कार्यक्रम 14 मार्च 2021 को रामनाथ कोविंद और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां पर सोनभद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर यहां पे बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल एवं अंत्योदय छात्रोल का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। अगला है आजादी का अमृत महोत्सव, जो कि यहाँ पर राष्ट्र के स्तर पर मनाया जा रहा है और यूपी में भी इसे मनाया जा रहा है। तो यूपी के 4 स्थल जो हैं चुने गए हैं जहां पे आजादी का ये अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। कौन कौन से हैं उसको जान लेते हैं। तो देखिए, ये अमृत महोत्सव जो है 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ किया गया था। पदयात्रा के माध्यम से यहाँ पे जैसे दांडी मार्च स्टार्ट किया था आपको गांधी जी ने, वैसे ही यहाँ पर इस आजादी के अमृत महोत्सव को पदयात्रा के माध्यम से अहमदाबाद से प्रारंभ किया गया। 75 हफ्ते का कार्यक्रम है, ठीक है, 75 हफ्ते का कार्यक्रम जो 15 अगस्त 2023 तक चलने वाला है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के जो 4 स्थल चुने गए हैं वो हैं आपके काकोरी लखनऊ, शहीद स्मारक मेरठ, शहीद स्मारक बलिया, झांसी का किला। ये 4 स्थल यूपी के चुने गए हैं जो आजादी के अमृत महोत्सव का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। और यहीं पे जो झांसी का किला है, यहीं पे आपका पंडित दीनदयाल सभागार भी है। दोनों ये स्थल जो है झांसी में यहाँ पर इनको चुना गया है। तो देखा जाए तो 12 मार्च 2021 को यूपी में काकोरी में यहाँ पे आजादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ करके इस योजना को प्रारंभ किया गया यूपी में। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो प्रारंभ किया गया वो अहमदाबाद से, जबकि यूपी में जो प्रारंभ किया गया अमृत महोत्सव कार्यक्रम वो कहां से? काकोरी में आयोजित किया गया 12 मार्च 2021 को। चलिए, अगला है यहाँ पे रसिन बांध परियोजना। कौन सी? रसिन बांध परियोजना क्या है? 10 मार्च 2021 को सीएम ने चित्रकूट में बाणगंगा नदी पर बने बांध का लोकार्पण किया है। 2002-03 से प्रारंभ होकर 2019-20 तक करीब यहाँ पर करीब 18-19 साल लग गए इस परियोजना को पूरे होने में। और ये 17 गांवों के 3635 किसान इससे लाभान्वित होंगे। साथ ही चिल्लीमल आधुनिकीकरण पंप परियोजना का भी यहाँ पे लोकार्पण किया गया। तो ध्यान रखिएगा, रसिन बांध परियोजना चित्रकूट बाणगंगा नदी पे बनाया गया है, उसका लोकार्पण कर दिया गया है और 18-19 साल लगे हैं। 2002-03 से प्रारंभ हुई, 2019-20 में पूरी हुई है। और कौन सा? साथ ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चिल्लीमल आधुनिकीकरण पंप परियोजना का भी यहाँ पे साथ में यहाँ पे लोकार्पण किया गया। अगला है प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान। ये अभियान यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस अभियान जो है ध्यान रखिएगा क्योंकि अभियान के एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अभियान जो है 1 मार्च 2021 से उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक विशेष अभियान के द्वारा बच्चों की शिक्षा मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास के तहत यहाँ पर विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को इस दृष्टिकोण से यहाँ पे इसे प्रारंभ किया गया है ताकि वो शिक्षा की मुख्य धारा में जुड़कर अपनी कौशल, योग्यता, दक्षता में सुधार ला सके। नेक्स्ट यहाँ पे 24वें हुनर हाट यहाँ पे परियोजना का हुनर हाट का यहाँ पे आयोजन किया गया है 22 जनवरी से 4 फरवरी में। ठीक है, समय क्या है? 22 जनवरी से 4 फरवरी के मध्य 2021 में इसका आयोजन किया गया। आयोजन कहाँ किया गया है? तो अवध के शिल्पग्राम में इसका आयोजन किया गया है। इसकी थीम क्या रही? इस वर्ष की थीम ध्यान रखिएगा,
लोकल फॉर वोकल, ठीक है, जो यूपी में मनाया जा रहा है लोकल फॉर वोकल, यहाँ पे इसकी थीम रही है। इसमें देश के सभी राज्य और यूटी के दस्तकार, शिल्पकार और 500 स्वदेशी उत्पाद यहाँ पर शामिल हुए हैं, उनका प्रदर्शनी किया गया है। अगला है किसान कल्याण मिशन, ठीक है, कौन सा? किसान कल्याण मिशन। 6 से 21 जनवरी तक 3 चरणों में संचालन। पहले चरण का यहाँ पे देखिए हो गया है संचालन, आपका लखनऊ से प्रारंभ हो चुका है और किसानों के लिए यहाँ पे 100 कृषि कल्याण केंद्र इसके तहत समर्पित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से उद्देश्य क्या है इस योजना का? किसानों की आय को दोगुना करना, आय किसानों की नई तकनीकी और योजनाओं को जानकारी देना। तो ध्यान रखिए, किसान कल्याण योजना जो है किसानों की आय को दोगुनी करने, नवीन तकनीकों को प्रदान करने और उनको उसके माध्यम से प्रशिक्षित करने के लिए प्रारंभ की गई ये योजना है। 22 जनवरी से 4 फरवरी तक संचालित, यहाँ पर आपको 6 से 21 जनवरी के मध्य यहाँ पर आपको स्टार्ट किया गया है और 3 चरणों में से संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट है चौथा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह, ठीक है। चौथा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह जो है क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो नाम पड़ा था उसके आधार पे यहाँ पे 24 जनवरी को 2021 से यहाँ पर मनाया जा रहा है। देखा जाए तो 24 जनवरी जो है यूपी का 71वां स्थापना दिवस है, ठीक है, 71वां स्थापना दिवस है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का ये जो नाम हम यूज करते हैं ये हमें कब मिला? 24 जनवरी 1950 को मिला और तब से हम इसको स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं 24 जनवरी को। 2018 से यहाँ पे 14 उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाने का जो प्रारंभ किया गया, इसको सिर्फ 4 साल हुए, ठीक है। यूपी के स्थापना दिवस हुए 71 साल हो गए, लेकिन हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते कब से हैं? तो 2018 से प्रारंभ किया गया और 2021 ये चौथा साल है। यहां पर देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा कला, संस्कृति, खेल, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने वाली विभूतियों को यूपी गौरव सम्मान प्रतिवर्ष देने की यहां पर घोषणा की है। साथ ही यहां पर एमएसएमई विभाग में सारथी ऐप का लोकार्पण किया है। इस ऐप के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार तथा व्यवसाय रोजगार अवसरों के बारे में जानकारी यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। अगला यहां पे 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये 2021 में यहां पे 12 से 16 जनवरी के मध्य इसका आयोजन किया गया, जिसका थीम थी युवा उत्साह नए भारत का, ठीक है, युवा उत्साह नए भारत का। और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के 158वीं जयंती के अवसर पर इसका आयोजन किया गया। अगला यहाँ पे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ये काफी चर्चा का विषय रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाएं, जो कि आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित की गई है, जिसके तहत आप जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, उनको निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाएगा, निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जाएगा। साथ ही योजना के तहत यहाँ पर चाहे आईएएस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आईपीएस की करने हैं, आईएफएस की करनी है या मेडिकल क्षेत्र की करनी है या आईआईटी की करनी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर आपको कंपटीशन में आईएएस पीसीएस के लिए है, ऐसा नहीं है। आप मेडिकल, आईआईटी, आईएएस, पीसीएस किसी भी क्षेत्र में आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, सभी में यहाँ पर तैयारी जो होती है आपको विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। पहले चरण में से 18 मंडलों के जो होते हैं क्षेत्रों में यहाँ पर आपको मुख्यालय में से जारी किया गया है, तो 18 मंडलों में से प्रारंभ कर दिया गया है, धीरे धीरे से आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यू भावपुर, न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन कर दिया गया है। ये क्या है? 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया, ठीक है, पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के हिसाब से आर्थिक गलियारे के तौर पे हम इन्हें देखते हैं। तो यहाँ पर जो पूर्वी गलियारा आपका है उसके तहत यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर पूर्वी गलियारे में यूपी का भी आपका 351 किलोमीटर आपका मार्ग इसमें पड़ता है, तो उसी से रिलेटेड है ये आपका। इसमें देखिए 351 किलोमीटर ये लंबा है और करीब 5,750 करोड़ की लागत से ये निर्माण किया जाएगा। इसका परिचालन नियंत्रण केंद्र प्रयागराज में उद्घाटित किया गया है। 1856 किलोमीटर लंबा ये रेल फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना के साहिनवाल से प्रारंभ होकर पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दानकुन्नी पर जाकर यहाँ पे समाप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये पंजाब से स्टार्ट होकर के ये पश्चिम बंगाल तक पूरा का पूरा एक रेल फ्रेट कॉरिडोर है।
इसका जो निर्माण कर रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट यहां पे ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना। देखा जाए तो 22 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा विंध्याचल के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में इसकी आधारशिला यहां पे रखी गई है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो यहां पानी की समस्याएं भी आपको ज्यादा रहती हैं बुंदेलखंड के एरिया में। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इस परियोजना के माध्यम से 2995 गांवों के सभी घरों में जल नल कनेक्शन पहुंचेंगे। ठीक है, ये योजना क्यों स्टार्ट करें, जो हर घर में नलों के माध्यम से पानी या जलापूर्ति जो होती करने के लिए इस परियोजना को सोनभद्र और मिर्जापुर में यहाँ पे लॉन्च किया गया है, स्थापित की आधारशिला रखी गई है। 42 लाख लोगों को इससे लाभ मिलेगा और अनुमानित जो लागत है इसकी करीब 5,555 करोड़ रुपए की लागत है। 24 महीनों में इसे अर्थात 2 साल में इसे पूरे किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद है ग्रामीण विद्युत वितरण नेटवर्क हेतु एक समझौता यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। यह समझौता एक त्रिपक्षीय समझौता है जो कि यहाँ पे 18 दिसंबर 2020 को एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत यूपी सरकार के मध्य यहां पर किया गया है। उत्तर प्रदेश के विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य विद्युत वितरण नेटवर्क में सुधार हेतु करीब यहां पर $300 मिलियन का यह ऋण सहायता यहां पर उपलब्ध कराई गई। तो उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण में जो समस्याएं हैं, कई बार आपको इलेक्ट्रिसिटी को लेकर जो आपको सप्लाई में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अप डाउन होती रहती है, शट डाउन हो जाता है कभी कभी, या फिर आपको बीच में कट जाती हैं, तारे खराब हैं, तो किसी भी तरीके से जो प्रॉब्लम्स आती हैं विद्युत वितरण में उसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया। अगला है मिशन शक्ति अभियान। देखिए यहाँ पे ये अभियान आपको ध्यान रखना है, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। मिशन शक्ति अभियान क्यों है तो उसको पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। मिशन शक्ति अभियान हो सकता है कि एज ए क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। 19 अक्टूबर 2020 को सीएम के द्वारा बलरामपुर जनपद में शक्तिपीठ से यहाँ पे इसे प्राप्त किया गया, जिसका उद्देश्य है महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों की सुरक्षा, गरिमा तथा स्वावलंबन को बढ़ावा देना। संचालन जो होगा वो शारदीय नवरात्र में आपको प्रारंभ किया गया है, जो मतलब अक्टूबर 2020 में इसे प्रारंभ किया गया और इसे अप्रैल 2021 तक संचालित किया गया। 180 दिनों तक ये पूरा आपको कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 75 जिलों में महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करना, सुरक्षा और सम्मान पर जागरूकता उत्पन्न किए जाने के कार्य यहां पर किए गए। तो मिशन शक्ति कार्यक्रम को ध्यान रखिएगा। इसके बाद है गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना। ये क्या है? 25 नवंबर 2020 को यहां पे इसकी मंजूरी दे दी गई है। यूपीडा, ठीक है, यूपीडा नोडल एजेंसी इसकी रहने वाली है और टोटल जो लंबाई है इसकी करीब 594 किलोमीटर है। और 594 किलोमीटर की लंबाई जो होती है, पूरा जो परियोजना है वो मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज जनपद को आच्छादित करने वाली है। तो एक लंबी बड़ी यहाँ पे एक्सप्रेस वे परियोजना है। देखा जाए उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी परियोजना के तौर पर भी हम इसे देखते हैं। अगला यहाँ पर मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना, इसे 28 अगस्त 2020 को इसका शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य यहाँ पर राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों को पक्की सड़कों से जोड़ना है। ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है और आगे इसमें और भी खिलाड़ियों को जोड़ा जाएगा। अगला इसमें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा UNWEP के मध्य एक और समझौता हुआ है। किस लिए हुआ है? तो 8 अगस्त 2020 को सबसे पहली बात यह समझौता हस्ताक्षरित किया गया, जिसमें प्रदेश के 18 जिलों के 204 विकास खंडों में पुष्टाहार उत्पादन कर आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित किया जाने के लिए यह समझौता किया गया है। ठीक है, तो पुष्टाहार उत्पादन यहां पे सुनिश्चित किया जाएगा UNWP के माध्यम से और वहां पर उसके बाद इसे आंगनवाड़ी के माध्यम से वितरित करने की योजना है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना। इसमें देखिए 26 जून 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम उन विस्थापित श्रमिकों को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया है जो कोविड-19 के कारण अन्य राज्यों से वापस लौट आए हैं। तो ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जो श्रमिक रहे हैं, प्रवासी अर्थात बाहर गए थे काम करने के लिए,
कोविड-19 के कारण, क्योंकि लॉकडाउन लगा, रोजगार छिने, और उसके कारण काफी सारे जो लोग रहे, जो खासकर श्रमिक जो थे, उन्हें वापस लौटना पड़ा। और वापस लौटना पड़ा क्योंकि यहाँ पे रोजगार की उपलब्धता है नहीं, तो उनके समक्ष जो है समस्या खड़ी हुई कि अपनी आय और घर का जो भरण पोषण है वो कैसे करेंगे। तो राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाएंगे रोजगार के दृष्टिकोण से यहाँ पर, ताकि कोविड-19 से लौटे हुए श्रमिकों को एक रोजगार यहाँ पर उपलब्ध कराया जा सके। इसके बाद है ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम। ये क्या है? 14 मई 2020 को सीएम के द्वारा प्रारंभ किया गया इस कार्यक्रम को, जिस पर 56,754 उद्यमियों को करीब 2200 करोड़ 49 लाख का ऋण, ठीक है, 2200 करोड़ 49 लाख का ऋण यहां पर प्रोवाइड कराया गया है। और एमएसएमई के साथ ही पोर्टल व मोबाइल ऐप का इसमें शुभारंभ किया गया। तो यहां पर देखिए, ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी ऋण व्यवस्था रही है, ऋण को ऑनलाइन के माध्यम से यहां पर वितरित किया गया है। यहां पर इसको योजना को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है कौशल सतरंग कार्यक्रम। 12 मार्च 2020 को सीएम के द्वारा प्रारंभ योजना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है युवा ऊर्जा को स्वावलंबन और प्रदेश के विकास के साथ जोड़ने की पहल है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो 30 मई 2021 को प्रारंभ की गई, और इस योजना के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी योजना हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा है उससे काफी सारे जो बच्चे हैं वो अनाथ हुए हैं। तो उन्हीं से रिलेट करती हुई ये योजना है। क्या है योजना? तो 30 मई 2021 को प्रारंभ की गई। दूसरा, कोविड-19 या अन्य किसी भी प्रकार से अनाथ हुए बच्चों को, ठीक है, दो चीजें। पहले यहां पर जो प्रारंभ किया गया था, मई में स्टार्ट किया गया था, तो यहाँ पे सबसे पहले से कोविड-19 के बच्चों के लिए ही यहाँ पर इसे प्रारंभ किया गया था। लेकिन एक महीने बाद जून में यहाँ पर सरकार ने इसे थोड़ा सा परिवर्तित किया और उसमें अन्य रूप से भी अनाथ हुए बच्चों को भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोविड-19 या अन्य किसी भी प्रकार से अनाथ हुए बच्चों को सरकारी इसमें मदद दी जाएगी। ठीक है, कैसी मदद होगी? पहला, बच्चों के पालन पोषण के लिए 4,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता। 4,000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता के साथ साथ जो अनाथ लड़कियां होंगी उनकी शादी के लिए करीब यहां पर 1,01,000 रुपए की आर्थिक सहायता यहां पर राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान। ये क्या है? सीएम के द्वारा स्वास्थ्य योद्धा पोर्टल लॉन्च करके इस अभियान को प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इसके तहत प्रशिक्षित किया जाएगा और 2 लाख स्वयं सेवकों को इसके तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश अडॉप्ट अ हेरिटेज पॉलिसी, अपनी धरोहर अपनी पहचान, इसको ध्यान रखिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जाए। तो क्या है इस योजना के अंतर्गत? हाल ही में जो आपकी उत्तर प्रदेश के आपके मंत्रिमंडल के द्वारा इस नीति को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के जो संरक्षित स्मारक और पुरा स्थल हैं को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमियों को एक स्मारक मित्र के रूप में उन्हें चुना जाएगा और उनके माध्यम से इस क्षेत्र को, अर्थात पर्टिकुलर जो भी आपका पुरातत्व स्थल है या भी जो भी क्षेत्र है, उनको विकसित किया जाएगा पर्यटन के लिहाज से भी। और प्रथम चरण में यूपी जो है, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के द्वारा 11 प्रमुख स्थलों का इसमें चयन किया जाएगा, उन्हें स्मारक मित्र के तौर पे घोषित किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा और पर्यटन के लिए फिर उन्हें ओपन किया जाएगा। नेक्स्ट है अन्न महोत्सव। अन्न महोत्सव जो है 5 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पे गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में इसका आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को 5 केजी जो है प्रति व्यक्ति यहाँ पे खाद्यान्न जो होती है निःशुल्क उपलब्ध यहाँ पर कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे नोएडा इंटरनेशनल। नोएडा इंटरनेशनल के बारे में क्या है? हाल ही में आपको पता है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर एक समझौता किया गया। जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जाने का एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रखा गया है। इसको लेकर जेवर एयरपोर्ट विकास के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ज्यूरिख यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो लिमिटेड एजी है, इसी के द्वारा यहाँ पर आपको जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे जो टेंडर मिला है बनाने का एयरपोर्ट, ज़्यूरिख एयरपोर्ट को किसको मिला है? ज़्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल यहाँ पर एजी को मिला हुआ है। इसके अलावा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का निर्माण किया जाएगा जिसके तहत जो होगी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, और इन तीनों के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। इसके तहत इस समझौते में यहां पर कहा गया है कि जो राज्य है, ठीक है, एक तरीके का स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट है। किस तरह की समझौता है? स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट है, जिसमें होगा क्या कि राज्य सरकार के द्वारा एयरपोर्ट से संलग्न क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों व अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु पर्याप्त सुविधा समर्थन उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यहां पे उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग यूनिकोड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या है इसमें? फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सभी लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड उत्तर प्रदेश की सभी लैंड भूमियों को चिन्हित करने के लिए जारी किया जाएगा। इन 16 अंकों की जो 16 अंक हैं ये क्या प्रदर्शित करेंगे, किस चीज से रिलेट करेंगे, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं, डिकोड कर लेते हैं। अब टोटल है 16 अंक, तो 16 अंक में ध्यान रखिएगा, इसमें जो पहले आपके 6 अंक होंगे वो भूमि की जनसंख्या, भूमि पर अर्थात जिस क्षेत्र की बात की जा रही है, जिस भूमि की बात की जा रही है वहां पर कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो 6 अंक वहां पर भूमि की जनसंख्या के लिए है। अगले जो 4 अंक होंगे पहले 6 के बाद, मतलब 7, 8, 9, 10 जो 4 अंक होंगे भूमि की विशिष्ट पहचान को निर्धारित करने के लिए होंगे। उसके बाद 11 से लेकर 14 तक जो होगा, जो 4 अंक होंगे वो भूमि के विभाजन की संख्या होगी, और 15, 16 लास्ट के अंतिम जो 2 डिजिट होंगे वो आपके कृषि, वाणिज्य या आवास की भूमि की पहचान को निर्धारित करेंगे। तो इस तरीके से 16 अंकों का ये यूनिट कोड जो होता जारी किया जाएगा। जारी करेगा कौन? तो ये यूनिकोड जो होता है उत्तर प्रदेश का जो राजस्व विभाग है उसके द्वारा इसे जारी किया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य ये है कि यहां पर भूमि विवादों की मामले की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना, लोगों को धोखेबाजी के जाल में फंसने से बचाने के लिए यहां पर इसे जारी किया गया। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपका उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग यूनिकोड। तो ये हमने देख लिया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रमुख कार्यक्रम, परियोजनाएं, अभियान और समझौते यहां पर किए गए हैं। अब चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन कौन सी प्रमुख विधियां या अधिनियम यहां पे बनाए गए हैं उनके बारे में एक एक करके। तो कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किए गए, बनाए गए, कौन कौन से? पहला यहां पर उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन द्वितीय अध्यादेश 2021। इसके तहत 18 अप्रैल 2021 को इसको मंजूरी दी गई, और यहां पर इस कानून के बन जाने के बाद अब कोई भी मकान मालिक, आप लोग भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एज ए एस्पिरेंट आप लोग भी प्रिपरेशन करने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं और दूसरे शहरों में भी आपको रेंट पर ही रहना होता है। तो यहाँ पर देखिए ये अधिनियम यूपी में आ गया। अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो यहाँ पे ये अधिनियम के तहत आपको ही वहां पर एक एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, अब कोई मकान मालिक बिना एग्रीमेंट के आपको किराएदार नहीं रख सकता है। और क्या विशेष है इसमें? दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आप रहते हैं तो कई बार आप 1 साल से ज्यादा रह जाते हैं किसी जगह पे, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो ऐसी स्थिति में आपको रेंट में इंक्रीज किया जाएगा। कितना इंक्रीज किया जा सकता है वो भी बताया गया है कि सालाना आवासीय परिसर में 5% और गैर आवासीय परिसर में यहां पे 7% किराए में वृद्धि की जा सकती है, इससे अधिक नहीं की जाएगी। साथ ही यहां पर विवादों को सुलझाने के लिए किराया प्राधिकरण और किराया न्यायाधिकरण का भी यहां पर गठन किया गया है, ताकि यदि कोई विवाद होता है तो उसे सुलझाया जा सके, उन विवादों की सुनवाई हो सके। तो ध्यान रखिएगा, आप कहीं भी आप किराया लेने जाते हैं, मतलब कहीं भी अगर आप रह रहे हैं तो यहाँ पर एक नया अधिनियम, एक एग्रीमेंट के थ्रू ही आपको रहना है। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश संपत्ति क्षति दावा अधिकरण। ये क्या है? 17 अगस्त 2020 में लखनऊ व मेरठ में गठित की गई यहाँ पे एक मंत्रिमंडलीय अनुमति के तहत, जिसमें इसका गठन उत्तर प्रदेश में लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, दंगे वंगे बहुत हो जाते हैं, ठीक है। यूपी में आपको या यहाँ पर दंगों को रोकने के लिए, दंगों में मूल समस्या ये है कि नुकसान पहुंचाया जाता है प्रॉपर्टीज को, दुकान हो गई, घर हो गए, बिजली हो गए, आपके सड़क हो गए, वाहन हो गए, तो इन सारी चीजें जो मतलब पब्लिक है या फिर कई बार निजी लोगों की, जो बेचारों की बाहर गाड़ियां अगर खड़ी हैं या दुकानें हैं किसी निजी सेक्टर की, तो आपने वहां पे तोड़फोड़ कर देनी है दंगे इत्यादि के चक्कर में। तो यहाँ पे सरकार ने
उत्तर प्रदेश संपत्ति क्षति दावा अधिकरण इसीलिए लेकर आए हैं कि यहां पर ऐसी स्थितियों में उन लोगों से वसूली की जा सके। तो देखिए क्या क्या है इसमें विशेष। तो यहां पे देखिए 17 अगस्त 2020 में लखनऊ व मेरठ में यहां पर 2 अधिकरण यहां पर गठित करने का फैसला किया गया है। किसके तहत? तो इसका गठन उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली 2020 के तहत इसका गठन किया गया है। इसके तहत यहां पे ध्यान रखिएगा, इस नियमावली में कहा गया है कि हड़ताल, बंदी, दंगे, तत्काल लोक संबंधी, लोक अशांति अथवा प्रतिवादों के दौरान लोक तथा निजी संपत्ति की क्षतियों की वसूली करने और वादों के दौरान लोक तथा निजी संपत्ति की क्षतियों वसूली करने और जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। यहां पर देख लीजिए, तो यहां पर आपको यदि किसी भी स्थिति में आप लोक अर्थात पब्लिक और साथ ही साथ यहां पर निजी प्राइवेट सेक्टर की किसी भी संपत्ति को आप क्षति पहुंचाते हैं तो ऐसी स्थिति में आप पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और आप पर यहां पे दंड के प्रावधान भी यहां पर लागू किए जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ मंडल के अंतरित यहां पर देखिए 2 मंडल स्थापित किए गए, क्योंकि यहां पे सिर्फ 2 अधिकरण यहां पे बनेंगे, एक लखनऊ में रहेगा, दूसरा आपका मेरठ में रहेगा। तो लखनऊ के अंतर्गत किन किन मंडलों की सुनवाई होगी, अर्थात इन मंडलों में अगर आपको इस तरह के दंगे इत्यादि कारण आपकी संपत्ति को नुकसान हो रहा है तो उसकी सुनवाई कहाँ होगी? लखनऊ मंडल के अंतर्गत आप वहां पर अपनी याचिका लगा सकते हैं कि मेरी ये संपत्ति का नुकसान हुआ है। तो लखनऊ मंडल में कौन कौन आएंगे? झांसी, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज, आजमगढ़, वाराणसी, बस्ती और विंध्याचल। ये पूरा एरिया आपका लखनऊ मंडल के अंदर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है। मेरठ मंडल के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? सहारनपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बरेली और मुरादाबाद जो होता है, इनकी याचिकाएं मेरठ मंडल में जाएंगी। चलिए अगला यहां पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन, यहां पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लव जिहाद वाला मुद्दा और उसके कारण सरकार द्वारा बनाया गया ये अधिनियम। तो क्या रहा है इस अधिनियम के अंतर्गत, क्या क्या बातें हैं? 24 नवंबर 2020 को यहां पे मंजूरी दी गई है और ऐसे धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में रखा गया है जो यहां पर मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक प्रभाव, उत्पीड़न, प्रलोभन या अन्य कपट रीति से विवाह के द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन का अधिकार यहां पर होता है। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसी प्रविधियों के माध्यम से किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं तो आपको यहां पे सजा और दंड के प्रावधान आप पर लागू होंगे। किस स्थिति में क्या सजा दी जाएगी वो देख लीजिए। यहां पर देखिए, शादी जो होती है बलपूर्वक, धोखा या दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करने की स्थिति में 10 साल की सजा का प्रावधान है। कितना? 10 साल की सजा का प्रावधान है। दूसरा, अवयस्क महिला, SC ST महिला को ऐसी स्थिति में उसका आप धर्म परिवर्तन कराते हैं किसी तरीके से, जो ऊपर प्रविधियां बताई मैंने, तो 3 से 10 साल की सजा, न्यूनतम 3 साल अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही यहां पर 25,000 जुर्माना भी आप पर लगाया जाएगा। तीसरा, यदि मान लीजिए आप सामूहिक धर्म परिवर्तन कराते हैं इन विधियों के माध्यम से, ठीक है, तो वहां पर न्यूनतम 3 साल अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है और जुर्माना करीब यहां पे 50,000 रुपए का यहां पर आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि मान लीजिए धर्म परिवर्तन होने का कोई व्यक्ति इच्छुक है, ठीक है, वो स्वयं अपने ही आधार पर धर्म परिवर्तन कराना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 2 माह पूर्व जिला मजिस्ट्रेट को बताना होगा कि वो धर्म परिवर्तन करना चाहता है। लेकिन अगर आप यहां पे सूचना नहीं देते हैं और आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, चाहे आप इच्छुक ही क्यों ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी यहां पर 2 माह से 3 वर्ष की सजा का प्रावधान और 10,000 रुपए का जुर्माना यहां पे लगाया गया है। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन असम परिवर्तन अध्यादेश। तो ध्यान रखिएगा किन किन स्थितियों में यहाँ पे धर्म परिवर्तन सजा के प्रावधान है और क्या प्रावधान है, ये एग्जाम में हो सकता है इंपॉर्टेंट समटाइम पूछ लिया जाए। इसके बाद उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अधिनियम अध्यादेश होता है 2020, क्या रहा है इसमें? 11 जून 2020 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 के स्थान पे इसे लागू किया जा रहा है। इसमें 8 संशोधन किए गए हैं और इसके तहत गोकशी या गोवंशीय पशु को शारीरिक क्षति पहुंचाने पर 3 से 10 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने की राशि करीब 3 से 5 लाख रखी गई है। ठीक है, तो गोवंशीय पशु को यदि आप यहां पर शारीरिक क्षति पहुंचाते हैं, उन्हें काटते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो 3 से 10 साल जेल और 3 से 5 लाख जुर्माना आपको भरना पड़ेगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020। देखिए यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कोविड-19 की रोकथाम बचाव में लगे स्वास्थ्य, पुलिस और प्रशासनिक तथा अन्य कर्मियों के विरुद्ध हमला, आपत्तिजनक बर्ताव करने वालों के विरुद्ध दंड, जुर्माने के यहाँ पे प्रावधान लगाएं, क्योंकि ये काफी सारी प्रविधियां, काफी घटनाएं ऐसी आई जब कोविड-19 के कारण किसी परिवार ने अपना परिजन खोया तो उस परिजन ने वहां पर डॉक्टरों पर हमला किया है, पुलिस कर्मियों के साथ लड़ाई हुई है। ऐसी स्थिति के कारण यहाँ पर उन लोगों को ऐसी हिंसा से बचाने के लिए और जो लोग यहाँ पे दोषी हैं उनको सजा देने के लिए यहाँ पे ये प्रावधान लेकर आया गया है। अब यहाँ पर साथ ही रोगग्रस्त व्यक्तियों के द्वारा स्वयं के रोग को छिपाने और इलाज ना कराने तथा अस्पताल से भाग जाने की स्थिति में भी इस अध्यादेश के तहत दंड के प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। तो ध्यान रखिए, दोनों ही चीजों के लिए है। एक तरफ यहाँ पर पुलिस कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, अन्य कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, दूसरा जो लोग इलाज नहीं कराते हैं, भाग जाते हैं, इस तरह के प्रावधान करते हैं, उनके खिलाफ भी यहाँ पे दंड के प्रावधान है। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यायमूर्ति BS चौहान समिति, काफी इंपॉर्टेंट, काफी चर्चित मामले के लिए गठित की गई। आपने नाम सुना होगा विकास दुबे प्रकरण का, जो कानपुर में यहाँ पे काउंटर की स्थिति हुई थी। तो यहाँ पर देखिए, विकास दुबे प्रकरण की न्यायिक जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति की यहाँ पर गठित किया गया है और इसके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति BS चौहान और इन्हीं की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। दो अन्य जो सदस्य हैं, एक है शक्तिकांत अग्रवाल जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं और इसके अलावा KL गुप्ता जो कि आपके पूर्व महानिदेशक हैं यूपी के, तो यहां पर उनको नियुक्त किया गया है। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रमुख रूप से प्रस्तुत किए गए बजट और इत्यादि संबंधित यहाँ पर प्रमुख आपके अध्यादेश कानून। अब पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की और उससे संबंधित कुछ प्रमुख घटनाक्रमों की। बजट में क्या विशेष रहा, किस तरीके की घोषणाएं की गई हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या क्या हमारे लिए जरूरी पहलू है। सबसे पहले बजट पढ़ना है यूपी का, तो बजट का डेटा देख लेना जरूरी है क्योंकि बजटीय डेटा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो डेटा का सारा खेल है, तो डेटा यहां पे समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां पे उत्तर प्रदेश अर्थात कि एक राज्य सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाता है अनुच्छेद 202 के तहत यहां पर अपना वार्षिक वित्तीय विवरण यहां पर एक वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत करते हैं। और ये वार्षिक जो वित्तीय विवरण है आपको पता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के लिए प्रस्तुत किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ध्यान रखने की, ये आपको प्रस्तुत कब किया गया, तो 22 फरवरी 2021 को, और ये उत्तर प्रदेश सरकार का पहला डिजिटल बजट था। ठीक है, कैसा पहला डिजिटल बजट था जो 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ पर जो बजट है, बजट में देखिए जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर देखा जाए तो 3 साल के आंकड़े हैं, 2019-20, 2020-21, 2021-22। 2019-20 की बात करें तो अनंतिम आंकड़े होते हैं, 2020-21 के देखे जाए तो अनुमानित भी होता है और 2020-21 का आपको आंकड़े भी होते हैं, संशोधित आंकड़े होते हैं, और उसके बाद 2021-22 के फिर से आपके अनुमानित आंकड़े होते हैं। तो यहां पर देखिए क्या क्या आंकड़े रहे हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए राजस्व लेखे के अंतर्गत राज्य सरकार को क्या प्राप्तियां हुई हैं। तो हम यहां पर देखिए पिछले सालों की तुलना नहीं करते हैं, इस साल का क्या डेटा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, दिया बाकी सब कुछ है। अब देखिए यहाँ पे राजस्व लेखे के अंतर्गत जो प्राप्तियां हुई हैं उसमें कर राजस्व और करेत्तर राजस्व दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो राजस्व लेखे में जो प्राप्तियां हैं वो कर राजस्व और करेत्तर राजस्व दोनों को मिलाकर होती हैं, और दोनों को सम्मिलित रूप से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 2019-20 में यह करीब आपका 3,66,393 करोड़ रही है। 2020 में इसे अनुमानित किया गया कि 4,22,567 करोड़ रहेगी, लेकिन यहाँ पर संशोधित जो आंकड़ा है वो 3,06,801 यहाँ पर बताया गया। और इस साल जो अनुमानित किया गया है, इस साल का डेटा ध्यान रखिएगा, वो है यहाँ पे अनुमानित आंकड़ा बोला गया है राजस्व लेखे के अंतर्गत 4,18,340 करोड़ रुपए का अनुमान है राजस्व लेखे के अंतर्गत यूपी सरकार का। इसी तरीके से पूंजी लेखे की जो प्राप्तियां हैं जिसमें आपको ऋणों की वसूली, उधार और अन्य देयताएं भी आपको इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं, इसका जो 19-20 का जो आंकड़ा कहता है ये था 79,449 अंतिम रूप से। 2020-21 में अनुमानित किया गया 77,990, लेकिन जब संशोधित आंकड़ा 2020-21 का प्रस्तुत किया गया तो यहां पर आपको आया 93,702। इस साल 2021-22 में यहां पर अनुमानित आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है जो कि 87,841 यहां पर करोड़ राशि यहां पर पूंजी लेखे के तहत प्राप्त हो सकती है।
अब देखा जाए तो दोनों को अगर मिला लिया जाए तो कुल प्राप्तियां कितनी हो रही हैं। कुल प्राप्तियों के लिहाज से बात करें तो जहां आपको 19-20 में 4,45,842 था, वहीं 20-21 में आपको अनुमानित था 5,05,58, संशोधित होकर आया 4,05,03, और यहां पर अब इस साल अनुमानित किया गया है 2021-22 के बजट में आपकी कुल प्राप्तियां उत्तर प्रदेश सरकार की रहेंगी 5,06,181 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। जब आय होती है तो व्यय भी करती है। सरकार को जहां से आय हो रही है, पैसा अगर उसके पास आता है तो ऐसा नहीं कि वो अपने बैंक तिजोरी में डाल करके वहां पर फिक्स डिपॉजिट चला रहे होते हैं, ऐसा नहीं है। जितना सरकार के पास पैसा आता है वो वापस उसको इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट करती है कहां करती है, तो यहाँ पर दो तरीके से करती है। खर्च करती है जहां पर राजस्व लेखे के अंतर्गत जहां से रिटर्न नहीं होता है, और पूंजी खाता के अंतर्गत जहां एक तरीके की इन्वेस्टमेंट कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर राजस्व लेखे पर जो व्यय है जिसमें ब्याज अदायगी भी उत्तर प्रदेश सरकार की शामिल होती हैं, ये यहाँ पर देखा जाए तो 2019-20 में 2,98,833 करोड़ था। 2020-21 में अनुमान लगाया गया 3,95,116, लेकिन संशोधित होकर आया 3,19,962, और 2021-22 के इस साल के बजट में बताया गया है ये रहेगा 3,95,130 करोड़ रुपए। ठीक है, राजस्व लेखे के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार का जो व्यय रहेगा 2021-22 में वो रहेगा 3,95,130 करोड़ रुपए। इसी तरीके से पूंजी लेखे पर व्यय, ठीक है, जिसमें पूंजीगत परव्यय और ऋण अदायगी उत्तर प्रदेश की शामिल है, ये था 84,518 19-20 में। अनुमानित रहा 2020-21 में 1,17,743, लेकिन संशोधित आंकड़ा हमारे पास जो आया वो आया 94,778 का, 88 का। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2021-22 के इस साल के बजट में अनुमान लगाया गया है करीब 1,55,140 करोड़ रुपए का। इस तरीके से देखा जाए कुल व्यय कितना है सरकार का, है ना। कुल आय देखी थी, कुल व्यय भी देख लीजिए। कुल व्यय करीब 3,83,351 करोड़ रुपए 2019-20, 5,12,860 करोड़ रुपए 2020-21 का अनुमान, लेकिन खर्च हुआ 4,14,450 संशोधित आंकड़ा। और इस साल के बजट में बताया गया है कि जो कुल व्यय रहने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार का वो करीब 5,50,270 करोड़ रहने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो राजस्व बचत कैसे हम निकाल सकते हैं। राजस्व बचत क्या यूपी सरकार को हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए, राजस्व बचत निकालने के लिए 1-8 कर दीजिए। 1 नंबर पे दिया हुआ है राजस्व लेखे की प्राप्तियां और 8वें नंबर पे दिया हुआ है राजस्व लेखे पर व्यय। तो यहां पर माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 67,560 करोड़ 2019-20। 2020-21 के अनुमान में 27,450। 2020-21 का संशोधित आंकड़ा दिखाता है कि माइनस में घाटा हो गया है और ये -13,160 चला गया है। और 2021-22 में अनुमान लगाया गया है 23,210 करोड़ का यहाँ पे बचत हो सकती है। इसके बाद राजकोषीय घाटे की स्थिति कैसी रही है, तो राजकोषीय घाटा देखिए यहाँ पे -11,082 रहा 19-20 में, 53,195 रहा आपका 2020-21 में, 80,851 रहा 2020-21 के संशोधित आंकड़े में, और इस साल के बजट में बताया गया है कि 90,729 करोड़ का यहाँ पे राजकोषीय घाटा हो सकता है। इसके अलावा प्रारंभिक घाटे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रारंभिक घाटा रहा 45,895 करोड़ रुपए 2019-20 में, 15,104 करोड़ 2020-21 में, 42,472 करोड़ रुपए का यहाँ पे संशोधित आंकड़ा 2020-21 का कहता है हुआ है घाटा, और 47,199 प्राथमिक घाटा हो सकता है आपका 2021-22 के इस साल के बजट में। तो बजटीय व्यवस्था के अंतर्गत सरकार का राजस्व, पूंजी खाता, आय और व्यय, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा कैसा रहा, ये डेटा हमने यहां पर देख लिया। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। काफी प्रश्न होते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल्स को लेकर हो या केंद्र के स्तर पर हो, बजट से संबंधित प्रश्न आपको आते ही आते हैं। कुछ एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार यहाँ पे जो डेटा भी हमने पढ़ा है वो आपको करोड़ राशि के रूप में पढ़ा है, और कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो परसेंटेज के लिहाज से पूछा जाता है। तो परसेंटेज के लिहाज से देखिए यहाँ पर कुछ चीजें देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देखिए यहाँ पे मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति 2021 प्रस्तुत की गई। उसने यहाँ पे अनुमान लगाया है कि कितना घाटा आपको किस किस वर्ष में रह सकता है। इसके अंतर्गत देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में यहाँ पे संकेतक है। देखिए एक चीज, मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति में यहां पर
सिर्फ जो बजट में हम 3 साल के आंकड़े पढ़ते हैं वो 3 साल के आंकड़े तो इसमें होते ही होते हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आने वाले अगले और 3 सालों के आंकड़े भी इसमें हम रखते हैं। टोटल 6 साल के आंकड़े इसमें रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा है 6 साल का आंकड़ा क्या कहता है। ये 6 साल के आंकड़े स्टार्ट होते हैं 5 साल का आंकड़ा है इसमें 2020-21 के 2 आंकड़े हैं इसमें, एक है आपका अनुमान, दूसरा है पुनरीक्षित। अब यहां पर देखिए किन किन चीजों के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहां पर है आपका कर राजस्व और सभी चीजें हम परसेंटेज में देखेंगे, किस साल कितने परसेंटेज यहां पर चढ़ाव उतार घटा वृद्धि हो रही है। करेत्तर राजस्व, राजस्व बचत, राजकोषीय घाटा, कुल उधार और अन्य दायित्व, इन 5 चीजों के बारे में मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति में चर्चा की जाती है। क्या रहा है, तो पहले देखते हैं कर राजस्व के बारे में। कर राजस्व में अनुमान लगाया गया कि 2020-21 में यह रहेगा करीब 9.3%। 2020-21 में जब संशोधित होकर आया तो ये करीब 6.4% हो गया। 2021-22 में अनुमान लगाया गया है कि हो सकता है ये 8.6% तक रहे। फिर 2022-23 में बढ़ के 8.8, 2023-24 में 9.1 और 2024-25 में 9.2% हो सकता है। इसी तरह करेत्तर राजस्व की बात करते हैं। करेत्तर राजस्व देखिए आपके 2020 के अनुमान के हिसाब से 1.7 था, पुनरीक्षित आया 0.6। 2021-22 के बजट में बोला गया है कि 1.2% तक रह सकता है। और इसके बाद 2022-23 में 1.1% और 2023-24 में यहां पर 1% और 2024-25 में भी ये 1% रहेगा। राजस्व बचत की अगर हम बात करें तो यहां पर 1.5% 2020-21 में बताया गया जो कि अनुमानित है, जबकि पुनरीक्षित कहा गया -0.7%। इस साल के बजट में बोला गया ये रहेगा 1.1%, जो आगे बढ़कर हो जाएगा 1.6% 2022-23 में। 2023-24 में 2% और 2024-25 में बढ़कर हो जाएगा 2.3%। तो 2.3% यहां पर आपको हो जाएगा 2024-25। इसी तरीके से जो राजकोषीय घाटे की स्थितियां हैं, राजकोषीय घाटा है 2.97% अनुमानित है 2020-21 का, जो कि पुनरीक्षित हुआ तो 4.17% आया। और इस साल के बजट में जो अनुमान है राजकोषीय घाटा रहने वाला है 3.49% का आपको घाटा रहेगा। इसके अलावा 2022-23 में ये रहेगा 3.49%, उतना ही। उसके बाद 2023-24 में 2.98% और 2024-25 में रहेगा 2.73%। इसी तरीके से कुल उधार और अन्य दायित्व संबंधी जो डेटा आपको दिया गया है, इसमें कहा गया कि 2020-21 का जो अनुमान लगाया गया, उन्होंने कहा कि करीब ये रहेगा आपको 28.8%। 2020-21 में फिर से जब संशोधित हुआ, थोड़ा सा फिर से जांच की गई, संशोधित आंकड़ा आया तो ये रहा 28.1%। इस साल के बजट में कहा गया ये रहेगा बढ़कर 28.6% तक। 2022-23 में भी सेम रहेगा 28.6%। 2023-24 में 1% 28.5% थोड़ी सी गिरावट आएगी। और 2024 और 25 में रहेगा आपका 2024-25 में 28.2%। तो यहां पर देखिए परसेंटेज वाइज यहां पे हमें ध्यान रखना है कि मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति, जिसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है राजकोषीय घाटा का परसेंटेज इस साल के बजट में कितना है, तो ये ध्यान रखिएगा रहेगा आपका 3.49%। कितना? 3.49% बताया गया है। अब एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन आता है कि जो सरकार के द्वारा दिखाया जाता है आय और व्यय, तो कई बार पूछा जाता है सरकार के आय के स्रोत क्या हैं और सरकार जो व्यय करती है वो कहां खर्च करती है, किस क्षेत्र में खर्च ज्यादा करती है। तो इसलिए इसमें एक टर्म यूज किया जाता है इकोनॉमी में, रुपया आता कहां से है, रुपया जाता कहां है। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार का रुपया आता कहां से है और कहां पे जाता है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको पैसा करते क्या है वो। तो सबसे पहले देखें रुपया आता कहां से है, उत्तर प्रदेश सरकार को मिलता कहां से है। तो केंद्रीय करों में राज्यांश के रूप में 22.1% रुपया मिलता है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में 16.2%, लोक ऋण के रूप में 14%, और सबसे बड़ा जो राशि यहां पर प्राप्त होती है उत्तर प्रदेश सरकार को वो स्वयं के कर राजस्व करीब 34.5%। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये भी आपको कई बार पूछा जाता है सबसे बड़ा आय का स्रोत उत्तर प्रदेश सरकार का क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये है आपका स्वयं के कर राजस्व 34.5%। दूसरा यहां पर है केंद्रीय करों से राज्यांश जो 22.1% है, और तीसरा यहां पर है आपको केंद्र सरकार से सहायता अनुदान जो कि 16.2% है। इसके अलावा
करेत्तर राजस्व 4.7%, शुद्ध लोक लेखा से 1%, समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 7%, ऋण व अग्रिम वसूली 0.4%, आकस्मिकता निधि से शुद्ध आपको 0.1%। तो इस तरीके से यहाँ पर रुपया आता कहां से, इनकम कहां से जनरेट होती है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो हमने देख ली। और इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो राज्य के कर राजस्व का है जो 34.5% है। अब इसी तरीके से रुपया जाता कहां है, इन्वेस्ट कहां करता है, खर्च कहां करती है राज्य सरकार। तो देखिए यहां पे वेतन के रूप में 13.7 जो अपने सरकारी कर्मचारियों को देते हैं, वेतन के रूप में 13.7%, पूंजीगत परिव्यय 21%, सबसे ज्यादा जो व्यय करती है राज्य सरकार पूंजीगत के रूप में परिव्यय करती है 21%। इसके अलावा वेतन सहायता प्राप्त संस्थाएं 13%, अन्य राजस्व व्यय 11%, ब्याज 8.1%, पेंशन 12.7%, सहायता अनुदान 8.2%, सब्सिडी 3.4%, स्थानीय निकाय 3%, ऋणों का प्रतिदान 5.3%, ऋण एवं अग्रिम 0.5%। इस तरीके से देखा जाए तो राज्य सरकार के द्वारा अब इसमें से जो ये तो टोटल हो गया कि आपको कितना पैसा आया, कहां खर्च कर रहे हो, कितना परसेंटेज किसको मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ज्यादातर सबसे ज्यादा आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो कौन सा है और सबसे ज्यादा व्यय आप कहां करते हैं। तो सबसे ज्यादा बड़ा जो व्यय इनका है पूंजीगत परिव्यय है, करीब 21% है। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के जो सबसे बड़ा परिव्यय है वो है आपका वेतन के रूप में जो कर्मचारियों को ये देते हैं, करीब 13.7%। ये हमने देख लिया डेटा, ठीक है, ये मूल फैक्ट है, बजटी डेटा, उसके बाद मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति से संबंधित डेटा, और उसके बाद रुपया आता और जाता कहां से उससे संबंधित डेटा। अब यहां पर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इस साल कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं बजट में घोषित की गई, इसके अलावा प्रमुख कौन कौन से क्षेत्रों में उन्होंने क्या क्या यहाँ पे घोषणाएं की हैं, किस किस तरीके का डेटा है, जैसे कृषि का क्षेत्र हो गया, दुग्ध विकास हो गया, मत्स्य पालन हो गए, शिक्षा इत्यादि हो गए, इन क्षेत्रों में किस तरीके का डेटा यहाँ पर इस साल के बजट में क्या विशेष रहा। सबसे पहले प्रमुख बजटीय घोषणाएं कौन कौन सी रही वो देख लेते हैं। पहला है किसानों के उत्थान आय दोगुने हेतु 2021-22 में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना, ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना का क्रियान्वयन यहां पर करने के लिए 100 करोड़ रुपए का यहां पर आवंटन किया गया है, जिसके तहत किसानों का उत्थान और आय दोगुनी करनी है। इसमें तकनीकी निवेश, उत्पादों का मूल्य संवर्धन, विपणन हेतु बाजार की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा इस योजना के तहत। दूसरी योजना मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा व्यवस्था और किसानों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, को भी यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, और इसके लिए यहाँ पर 142 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। तो दो योजनाएं देखनी। तीसरी कौन सी है, तीसरी यहाँ पे मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण व्यवस्था, ठीक है, इस योजना के तहत मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना का क्रियान्वयन जो है महिलाओं और बच्चों में कुपोषण से निपटने के लिए 6 माह से 5 वर्ष के कुपोषित बच्चे व 11 से 14 वर्ष के एनीमियाग्रस्त किशोरियों को इसमें शामिल किया गया है, उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए, कुपोषण समस्या से निजात दिलाने के लिए, और 100 करोड़ रुपए इस योजना को आवंटित किए गए। नेक्स्ट है महिला सामर्थ्य योजना। ये योजना कैसी है, तो ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि व संवर्धन हेतु यहां पर इस योजना को प्रारंभ किया गया है, और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ठीक है। तो महिलाओं को दुग्ध सहायता, दुग्ध उत्पादन संघ स्थापित करने, रोजगार प्रारंभ करने, स्वयं सहायता समूह, इस तरह की चीजों के लिए यहाँ पर यह योजना स्टार्ट की गई। इसके अलावा पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान, इसके तहत कृषि कार्य हेतु सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी। 2021-22 में इसके तहत 15,000 सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना, इसके तहत पल्लेदारी श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और 12 करोड़ रुपए इस योजना के लिए यहां पर राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए गए। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक आयोग का गठन किया गया,
जो कि यहाँ पे सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा, सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगा। साथ ही त्वरित आर्थिक विकास योजना अगली है, त्वरित आर्थिक विकास योजना। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना विकास, अवसंरचनात्मक सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। और बड़ी राशि करीब 2500 करोड़ रुपए का आवंटन इस योजना के लिए किया गया है। साथ ही बिजनेस करस्पॉन्डेंट सखी योजना के द्वारा यहाँ पे सभी पंचायतों को चयनित व इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा 2021-22 का जो बजट है उससे संबंधित ध्यान रखिएगा। इस साल का जो बजट है वो है आधारित आपका स्वावलंबन से सशक्तिकरण, थीम, एक तरीके के थीम ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के 2021-22 के बजट का एक थीम रही है स्वावलंबन से सशक्तिकरण। और इसके बजट जो होता है, इस साल के जो बजट है यहाँ पे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर इस साल का बजट यहाँ पे समर्पित किया गया है। और इसके लिए 4 क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश में हमें परिवर्तित करना है। क्या क्या है ये 4 स्तंभ? पहला है अवस्थापना विकास, दूसरा है जन स्वास्थ्य, तीसरा है मानव संपदा व सामाजिक सांस्कृतिक विकास, और चौथा है कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों का विकास। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में परिवर्तित करना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ प्रमुख यहाँ पर संरचनात्मक और मेडिकल स्कूल, कॉलेज, इस तरह की घोषणाएं भी यहाँ पर की गई हैं। तो कहाँ पर किस तरीके के नए स्थापना संयंत्र या कंपनी लिमिटेड, स्कूल, मेडिकल, कहाँ क्या क्या स्थापित किए जा रहे हैं उनको देख लेते हैं। लखनऊ में लेवल 3 बायोसेफ्टिक लैब, जो 13 जनपदों में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों में 119.50 करोड़। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज, लखनऊ में एक लेवल 3 का बायोसेफ्टी लैब बनाया जाएगा। दूसरा, 13 जनपदों में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों के लिए यहाँ पर 1950 करोड़। तो 13 जिलों में यहाँ पर देखिए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पे लखनऊ में की जा रही है, जिसके लिए 100 करोड़ का आवंटन किया गया है। साथ ही KGMU के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड इन्फेक्शन डिसीज बायोसेफ्टी लेवल 4 की यहाँ पर स्थापना भी की जा रही है। डायबिटिक रेटिनोपैथी उपचार केंद्रों की स्थापना लखनऊ में, मेरठ में और प्रयागराज में की जाएगी। साथ ही उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना आपको लखनऊ में की जा रही है। तो इस तरीके से मेडिकल क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो प्रमुख यहाँ पर स्कूल, मेडिकल कॉलेज, उपचार केंद्र और संरक्षण, इस तरह के यहाँ पे अनुसंधान केंद्र यहाँ पर हैं, वो हमने देख लिए। इसके बाद राजस्व लेखे के अंतर्गत व्यय की प्रमुख मदें। तो राज्य सरकार के द्वारा किस क्षेत्र को अपने बजट में सबसे ज्यादा फंड आवंटित किया गया है पिछले साल के मुकाबले? एक तरीके से देखें तो वृद्धि का हुई है या कमी? तो पिछले साल के बजट के मुकाबले इस साल के बजट में राज्य सरकार के जो बजट आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो कितनी वृद्धि और कितनी कमी हुई है वो देखिए। देखिए यहाँ पर ब्याज अदायगी को यहाँ पर 14.28% की वृद्धि हुई है, ठीक है, राजस्व लेखे के अंतर्गत। शिक्षा, खेलकूद, कला, संस्कृति में 3.44% की वृद्धि की गई है बजट में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में यहाँ पर देखिए तो आपका 5.79% की वृद्धि हुई है। समाज कल्याण तथा पोषण के लिए 4.95% की वृद्धि। कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप के लिए यहाँ पर देखिए तो 8.86% की वृद्धि हुई है। ग्राम विकास के बजट में यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखी गई। ग्राम विकास के बजट में बड़ी गिरावट है, -22.4% की गिरावट आपको इस साल के बजट में देखी गई है। ऊर्जा के क्षेत्र में देखिए तो 44.43% की वृद्धि की गई है। वहीं परिवहन के क्षेत्र में भी एक बड़ी कटौती राज्य सरकार के बजट में की गई, करीब -41.03% की कटौती इस साल के बजट में की गई है। तो इस राज्य सरकार के द्वारा प्रमुख क्षेत्रों में किए गए आपके आवंटन वो हमने देख लिए। अब बात करते हैं सरकार के इस साल के बजट में प्रमुख क्षेत्रवार, ठीक है, जैसे कृषि हो गया, आपको दुग्ध क्षेत्र हो गए, गन्ना हो गया, वस्त्र उद्योग हो गए, शिक्षा हो गए, कर संग्रह हो गया। इन क्षेत्रों के लिए यहाँ पे बजट में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या तथ्यात्मक जानकारी है। सबसे पहले कृषि क्षेत्र की बात करते हैं। डेटा ध्यान रखिएगा, डेटा बेस्ड आपको क्वेश्चन काफी, क्योंकि वन लाइनर एग्जाम है, यूपीपीसीएस है, आपका आरओ है, वन लाइनर एग्जाम है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो कृषि क्षेत्र के लिए सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल है कृषि के लिए वो है आपका 242 लाख हेक्टेयर, लेकिन जो कृषि हो रही है वो करीब 165 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में यहाँ पर आपको कृषि हो रही है।
22, ठीक है, 2021-22 में कृषि की लक्षित विकास दर जो है वो 5.1% रखी गई। कितना लक्षित विकास दर कितनी है? 5.1%। इसके अलावा खाद्यान्न उत्पादन का जो लक्ष्य है 644 लाख मीट्रिक टन है। कितना? 644 लाख मीट्रिक टन का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। साथ ही तिलहन उत्पादन का लक्ष्य है 13 लाख मीट्रिक टन। राज्य में 2021-22 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन। रबी का लक्ष्य है 417 लाख मीट्रिक टन और तिलहन का करीब 12 लाख मीट्रिक टन यहां पर निर्धारित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, कुल खाद्यान्न है 644, खरीफ फसल के लिए 223, रबी फसल 417 और तिलहन के लिए 12। ये सभी लाख मीट्रिक टन में आपको डेटा ध्यान रखने हैं। इतने उत्पादन के यहां पे लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 2021-22 में करीब 62,50,000 कुंटल बीजों के वितरण का भी यहां पे लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार के द्वारा। तो बजटीय स्तर से यहाँ पे कृषि के क्षेत्र को लेकर हमने देख लिया। दूसरा यहाँ पे गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग को लेकर भी डेटा देख लेते हैं। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा गन्ना और चीनी उत्पादक राज्य है। साथ ही 45 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका अर्थात रोजगार के लिए यहाँ पर एक बड़ा उद्योग है। 45 लाख रोजगार है यहाँ पर। और इसके अलावा पेराई सत्र जो है 2020-21 में गन्ना जो क्षेत्रफल है वो करीब 27.40 लाख हेक्टेयर रहा। कितना? 27.40 लाख हेक्टेयर। चीनी उत्पादन का जो अनुमान है इस साल वो करीब 125 लाख टन और इसमें से 119 चीनी मिलें जो है उत्तर प्रदेश में आपको संचालित हो रही हैं। राज्य की जो पिपराई चीनी मिल है इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्य की जो पिपराई चीनी मिल है ये पहली मिल है उत्तर भारत की जो सीधे गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने में यहाँ पे सक्षम हुई है। पहली बार यहाँ पे इसने बनाया। तो ध्यान रखिएगा, राज्य की कौन से? उत्तर प्रदेश राज्य की पिपराई चीनी मिल। अगला देखते हैं दुग्ध एवं मत्स्य विकास को लेकर। तो उत्तर प्रदेश का देखिए यहाँ पे प्रथम स्थान है। 2018-19 में राज्य में दुग्ध उत्पादन करीब 30,518,000 टन यहाँ पे रहा है। प्रतिदिन यहाँ पे प्रति व्यक्ति जो होती है दुग्ध उपलब्धता इसमें 3.71 ग्राम की रही है, 371 ग्राम की रही है। यूपी में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो दुग्ध उत्पादन है या दुग्ध उपलब्धता है वो कितनी है? 371 ग्राम की है। विश्व मत्स्यिकी दिवस 21 नवंबर 2020 के अवसर पर बेस्ट इनलैंड स्टेट का भी पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। ध्यान रखिएगा, मत्स्य पालन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश को बेस्ट इनलैंड पुरस्कार भी यहाँ पर, इनलैंड अर्थात की जो आंतरिक अंतर्देशीय क्षेत्रों में जो मत्स्य पालन किया जाता है उसके लिए यहाँ पर बेस्ट स्टेट का पुरस्कार इन्हें मिला है। इसके लिए साथ ही साथ यहाँ पर देखिए तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2021-22 के लिए 243 करोड़ का बजटीय प्रावधान इस साल किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे वस्त्र उद्योग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर क्या रहा बजट में? तो 2021-22 में वस्त्रोद्योग क्षेत्र में करीब 25,000 रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है। कितने? 25,000। इसके अतिरिक्त ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन, इन दोनों को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के तहत 5 वर्षों में करीब 40,000 रोजगार उपलब्ध करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही जेयर एयरपोर्ट के समीप इलेक्ट्रॉनिक सिटी बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के भी यहां पे लक्ष्य रखे गए। शिक्षा की बात करें तो राज्य सरकार के द्वारा काफी सारी छात्रवृत्तियों को यहां पर प्रावधान किए गए हैं अलग अलग वर्गों के लिहाज से, जैसे कि एससी वर्ग के पूर्व दशम अर्थात 10 से पहले 10वीं क्लास के पहले और दशमोत्तर 10वीं क्लास के बाद, तथा सामान्य वर्ग के छात्र एससी और सामान्य वर्ग के छात्रों को करीब 14,030 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ का आवंटन, ओबीसी वर्ग के छात्रों के लिए 1375 करोड़ का आवंटन, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पे 829 करोड़, मदरसा आधुनिकीकरण के लिए 479 करोड़ तथा राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को मासिक जो मानदेय है वो 10,000 और क्रमशः 12,000 यहाँ पर आवंटित किया गया है। इसके अलावा कर संग्रह कितना है? ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार का कर संग्रह किस रूप में कितना यहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पे एसजीएसटी, ठीक है, एसजीएसटी
और वैट के रूप में जो राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है वो करीब 1,04,385 करोड़ का। वहीं आबकारी शुल्क राजस्व संग्रह लक्ष्य है करीब 41,500 करोड़ का। स्टांप व पंजीकरण संग्रह लक्ष्य है आपका 25,500 करोड़ का। और वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य है 9,350 करोड़ का। यहाँ पे लक्ष्य अलग अलग माध्यमों से कर संग्रह के ये लक्ष्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। तो ये हो गए बजटीय प्रावधान, अर्थव्यवस्था हमने यहाँ पर देख ली। एक और टॉपिक आपका यहाँ पे फिनिश हो गया। अब एक और चीज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश सरकार से रिलेटेड है। जो सरकार की प्रमुख पॉलिसीज हैं, देखिए पॉलिसी जो होती है यहाँ पर राज्य सरकार की एक ड्राफ्ट के तरीके से होता है, एक विजन के तरीके से होता है कि अगले कुछ वर्षों में हम इस स्टेट को, जिले को, राज्य को कैसा देखना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। तो ये पॉलिसीज होती है, कई बार एक वर्षीय भी होती है, कई बार पंचवर्षीय भी होती है, कई बार उससे भी बड़ी हो सकती है ना। तो यहाँ पर आइए देखते हैं राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं या पॉलिसीज रही हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य के विकास के दृष्टिकोण से या क्या क्या यहाँ पे हासिल करने को और देखती हैं। सबसे पहले देखिए, क्योंकि कोविड-19 का एक दौर रहा, तो राज्य सरकार के द्वारा भी अपने स्टेट को कोविड-19 के दौर में जो समस्याएं जैसे ऑक्सीजन इत्यादि की कमी देखने पड़ा, तो उस समस्याओं से निपटने के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना को प्रारंभ किया गया, जो 15 मई 2021 को यहाँ पर इसे मंजूरी दी गई। और इस योजना के तहत पात्र इकाइयों को प्लांट, मशीनरी और यंत्रों की स्थापना हेतु कुल व्यय का करीब 25% या अधिकतम 10 करोड़ रुपए कैपिटल सब्सिडी यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही 1 वर्ष तक यहाँ पर यह प्रभावी रहेगी और पात्र इकाइयों के लिए रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा और 72 घंटे में एनओसी इन्हें प्रदान की जाएगी। किसी भी पात्र इकाई को लाभ प्राप्त करने हेतु यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक या सिडबी बैंक में आपको आवेदन करना होगा और उसके माध्यम से आपको इस तरीके के इकाई स्थापित करने, उत्पादन करने और वितरण कर सकते हैं। राज्य सरकार आपको सहायता देगी ताकि आप उसे आसानी से स्थापित कर सकें। दूसरा है शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराए की आवास योजना। ये क्या है? 26 मार्च 2021 को छात्रों, गरीबों, शहरी प्रवासियों के लिए योजना को मंजूरी दी गई, जिसमें आप सस्ते मूल्यों पर शहरों में आवास आपके लिए उपलब्ध हो सकेंगे। लेकिन यहाँ पर ये आवास होते हैं शहरी प्रवासियों, अर्थात जो बाहर से किसी दूसरे शहर में आप जाते हैं तो इन्हें लोग बोला जाता है शहरी प्रवासी। और जब आप जाते हैं तो आपको रहने के लिए घर चाहिए, और घर यहाँ पर कई बार क्या होता है, बहुत महंगे होते हैं। तो यहाँ पर सस्ते दरों पे ऐसे शहरी प्रवासियों को उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के घरों का आवंटन। अब यहाँ पे प्राथमिकता देखिए कुछ लोगों को मिलने वाली है। प्राथमिकता किसे मिलेगी? विधवाओं को, एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और कामकाजी महिलाओं को यहाँ पर प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। ये जो आवास योजना है पीपीपी मॉडल पे आधारित होगी और प्रधानमंत्री जो शहरी आवास योजना है उसके अंतर्गत इसको विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। इसके तहत 2021-22 में राज्य बजट में 100 करोड़ का, कितना? 100 करोड़ का 100 करोड़ का यहाँ पे प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत रोजगार स्थापित करने के लिए ग्रामीण श्रमिक महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की ऋण सहायता यहाँ पे प्रदान की जाएगी। साथ ही यहाँ पर देखिए ये जो ऋण है यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना में यहाँ पर ग्रामीण जो श्रमिक महिलाएं हैं 10 लाख का ऋण तो प्रोवाइड कराया ही जाएगा, लेकिन बिना किसी प्रकार के शुल्क लिए हुए। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से यहाँ पे शुल्क ब्याज मुक्त रहेगा आपका और आपको सिर्फ 10 लाख जो रुपए हैं वो यहाँ पर आपको चुकाने हैं। इसके अतिरिक्त जबकि जो पुरुष श्रमिक है, पुरुष श्रमिकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 4 लाख की उन्हें 4% की ब्याज दर पर उन्हें 10 लाख रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद है उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना 2017 से 2022। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यातकों को मंडी शुल्क व विकास से इसमें छूट प्रदान की जाएगी। प्रत्यक्ष निर्यातकों को एपीडा के तहत यहाँ पे पंजीकृत यदि है, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर यदि वो पंजीकृत है तो उन्हें राज्य स्तर पर पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जो गैर प्रत्यक्ष रूप से हैं, कार्य कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर राज्यों के दिशा निर्देशों के अनुसार पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त किसान या किसान उत्पाद संघ को क्रय करने पर यदि ये जो निर्यात करने वाले लोग हैं, व्यापारी हैं, अगर ये जो चावल का निर्यात कर रहे हैं अगर वो किसान या किसी किसान संघ से खरीदते हैं
तो उन्हें यहाँ पर 2.5% की छूट राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी, और यदि वो आढ़ातियों से खरीदते हैं तो 2% की यहाँ पर छूट दी जाएगी। प्रत्यक्ष निर्यातकों को 8 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा जो समय समय पर इनकी कठिनाइयों का निवारण भी करेगी। इसके बाद है उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति यहाँ पर लागू की गई 15 मई 2021 को, जिसके तहत लिक्विड ऑक्सीजन, जियोप्लाइट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सहायक उपकरण, क्रायोजेनिक टैंकर, आइसो टैंकर, ऑक्सीजन भंडारण और परिवहन उपकरण सुविधाओं का निर्माण को प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपए की यहाँ पर राशि आवंटित की गई है और नई नीति के तहत कैपिटल सब्सिडी 3 समान वार्षिक किस्तों में दी जाएगी। साथ ही इसका उद्देश्य प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन के अवसरों को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, मतलब कि उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन के दृष्टिकोण से उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप वहां पर आत्मनिर्भर हो सके, पूर्ण कर सके। 16 माह के लिए यहां पर यह वैध रहेगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 यहां पे लॉन्च की गई है। क्या है ये नीति? 25 जनवरी 2021 को 5 वर्ष तक के लिए इस योजना को घोषित किया गया है और राज्य में करीब 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग विकसित किया जाना है। इसके तहत राज्य 20,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करेगी और कम से कम 3 वर्ष में अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, 3 वर्ष में क्या स्थापित किए जाएंगे? अत्याधुनिक निजी डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। डेटा सेंटर पार्क व पूंजी उत्पादन, ब्याज उत्पादन, भूमि के क्रय, पट्टे पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट, ऊर्जा संबंधित वित्तीय प्रोत्साहन के साथ यहाँ पर अतिरिक्त प्रोत्साहन इन्हें दिए जाएंगे ताकि इन्हें त्वरित गति से यहाँ पर स्थापित किया जा सके। इसके बाद है उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020 से 25 के लिए यहाँ पे लॉन्च की गई है। 25 नवंबर 2020 को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य है निर्यात विकास एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निर्यात सहायक संस्थान को सहायता व सेवाएं प्रदान करना, भौतिक व तकनीकी अवसंरचनाओं की स्थापना व विकास, मेक इन इंडिया, उत्तर प्रदेश के ब्रांड का विकास व प्रोत्साहन, निर्यात उत्पादों के लिए जीआई टैग का पंजीयन किया जाएगा। साथ ही उत्पादों को सेवा प्रदाताओं की क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इनके लिए आयोजित किए जाएंगे। बिजनेस टू बिजनेस एक्सचेंज की स्थापना करना, ऑनलाइन व्यापारिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ क्षेत्रों को ज्यादा फोकस होकर काम किया जाएगा इस नीति के अंतर्गत। उन क्षेत्रों में निर्यात अर्थात उत्पाद को ज्यादा से ज्यादा तैयार करना और निर्यात किया जाना। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो इसमें है हस्तशिल्प, कृषि, प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र, इंजीनियरिंग, गुड्स, हैंडलूम, टेक्सटाइल, चर्म उत्पाद, कालीन, दरिया, इसके अलावा ग्लास, सिरेमिक उत्पाद, कास्ट, स्पोर्ट्स, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, पर्यटन, मेडिकल वैल्यूज, ट्रैवल्स और समाज यहाँ पे आपका लॉजिस्टिक, ये सारे क्षेत्रों को यहाँ पर प्रमुख रूप से प्राथमिकता दी जाएगी उत्तर प्रदेश निर्यात नीति के तहत और इन्हीं के तहत यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को या उत्तर प्रदेश को एक तरीके से निर्यातोन्मुखी प्रदेश के रूप में परिवर्तित करना है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी व स्टार्टअप नीति 2017 से 2022। क्या है ये नीति? तो इसका देखिए यहाँ पे इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है, जिसके तहत पर्याप्त रोजगार का सृजन करना, नव प्रवर्तन, समग्र सामाजिक आर्थिक विकास, आईआईटी सिटी लखनऊ में स्थापित करना, आईआईटी पार्क्स आगरा, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली में स्थापित करना, साथ ही इंक्यूबेटर्स आईआईटी कानपुर और बीएचयू तथा आईआईएम लखनऊ और कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुल्तानपुर में स्थापित करना, साथ ही 60,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों की स्थापना करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत यहाँ पे सुधार करना, क्रय विक्रय में डिजिटल पारदर्शिता को लागू करना, शासकीय विभागों में ई टेंडरिंग यहाँ पर लागू करना, अनुकूल व्यवसाय मित्रवत पहल तथा प्रगतिशील सुधार, विकास और प्रोत्साहन इस नीति के तहत यहां पर लागू किए जाएंगे। अगला यहां पर रक्षा क्षेत्र संबंधित यहाँ पे देखिए त्रिशूल सैन्य एयरबेस का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। 8 मार्च 2021 को नवोन्नत बरेली हवाई अड्डे का यहाँ पर देखिए आपको उद्घाटन किया गया है, जो नई दिल्ली से यहाँ पर पहली सीधी उड़ान भी यहाँ पर आपको संचालित की गई, जिसके सभी जो क्रू सदस्य थी महिलाएं थी। ये भी ध्यान रखिएगा, सभी क्रू सदस्य यहाँ पर महिलाएं थी। बरेली से नई दिल्ली के मध्य उड़ान यहाँ पर संचालित की गई 8 मार्च 2021 को।
उड़ान योजना के तहत यहाँ पे ये 56वां हवाई अड्डा है, ये भी ध्यान रखना है। कौन सा अड्डा है? 56वां हवाई अड्डा है उड़ान योजना के तहत जो सम्मिलित किया गया है। इस त्रिशूल सैन्य एयरबेस को वायुसेना व कमर्शियल संचालन दोनों के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा विंध्य ब्लैक राइस, ये क्या है? तो 14 मार्च 2021 तक सीएम ने मिर्जापुर में कृषकों एवं कृषक उत्पादक संगठनों के द्वारा कृषि विभाग से सहयोग उत्पादित ब्लैक राइस का यहाँ पे नाम से शुभारंभ किया है। इस चावल में जिंक, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण यह कैंसर के बचाव में भी यहाँ पे सहायक है। तो ध्यान रखिए कौन सा है? विंध्य ब्लैक राइस, इसका नाम ध्यान रखिएगा। ये आपको कैंसर कारक के गुणों के कारण भी यहाँ पर कि कैंसर से बचाएगा, प्रतिरोधक क्षमता बेहतर करता है। चलिए, तो ये आपके प्रमुख घटनाक्रमों के बाद अब यहाँ पर विविध के अंतर्गत कुछ प्रमुख आपके व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर देखेंगे। साथ ही यहाँ पर निधन और स्थल और साथ ही साथ पुरस्कारों को देखेंगे। सबसे पहले देखिए कुछ प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है जसवंत सैनी, जो 17 जून 2021 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष जिन्हें नियुक्त किया गया। किसे? जसवंत सैनी को। जसवंत सैनी को यहाँ पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यूपी में। दूसरा है डॉक्टर राम बाबू हरित, इन्हें 16 जून 2021 को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। कौन है? डॉक्टर राम बाबू हरित। तीसरे यहां पर है अनूप चंद्र पांडे, जिन्हें ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव थे, जिन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव थे, जिन्हें यहाँ पे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, अनूप चंद्र पांडे को। चौथे हैं यहाँ पे संजय श्रीनेत, इन्हें ध्यान रखिएगा जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो यूपीपीसीएस के, ये अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, कौन है? संजय श्रीनेत 18 मई 2021 को उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। तो ये आपके कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं, नियुक्तियां आपने देख ली। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख निधनों की। तो पहले हैं चौधरी अजीत सिंह, 6 मई 2021 को यहाँ पे इनका निधन हो गया कोविड-19 के कारण। ये रालोद के अध्यक्ष थे, राजनीतिक पार्टी है, जानते हैं आप। दूसरे हैं पंडित राजन मिश्र, 25 अप्रैल 2021 को ये इनका निधन हुआ कोविड-19 के कारण। प्रसिद्ध शास्त्रीय ख्याल शैली के गायक थे। क्या नाम है इनका? पंडित राजन मिश्र, ख्याल शैली के गायक थे। इसके अतिरिक्त डॉक्टर कुंवर बेचैन, जो कि यहाँ पे 29 अप्रैल 2021 को इनका भी यहाँ पे निधन हो गया। और ये प्रसिद्ध कवि और गीतकार थे, जिन्हें हिंदी गौरव सम्मान और साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद चेतन चौहान, जो कि उत्तर प्रदेश के युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री थे, यहाँ पे कोविड-19 के कारण इनका भी निधन हो गया। और भूतपूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं, साथ ही लोकसभा सांसद भी यहाँ पर ये 2 बार चुने गए। इसके बाद अमर सिंह, इनका यहाँ पे देखिए समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, राज्यसभा सदस्य भी थे। और 1 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया और आजमगढ़ के रहने वाले थे, इनका भी कोविड-19 के कारण निधन हो गया। और इसके बाद अजमल सुल्तानपुरी, जो 29 जनवरी 2020 को यहाँ पर इनकी प्रसिद्ध रचना कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, पार्टी के सदस्य अजमल सुल्तानपुरी, जो 29 जनवरी 2020 को प्रसिद्ध रचना जिनकी कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश अकादमी के द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया, उनका यहाँ पे निधन हुआ। ये कुछ प्रमुख यहाँ पे निधन हमने देख लिए। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख चर्चित स्थलों की। कौन कौन से उत्तर प्रदेश के प्रमुख चर्चित स्थल हैं और किस कारण यहाँ पे चर्चा का विषय रहे हैं, उनको चलिए देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, काफी सारे फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले देखिए कानपुर में डीआरडीओ ने अपनी पहली लैब डिफेंस मटेरियल एंड स्टीयर्स रिसर्च सेंटर एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा यहाँ पे 9 किलोग्राम वजनी एक हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया है, जिसे कानपुर के रमईपुर गांव में साथ ही यहाँ पर एक स्थित मेगा लेदर क्लस्टर का यहाँ पर शुभारंभ भी किया गया। तो 2 चीजों के लिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कानपुर को। पहला, डीआरडीओ ने अपनी पहली यहाँ पर एक रिसर्च लैब डिफेंस मटेरियल और रिसर्च यहाँ पे सेंटर स्थापित किया गया है और इस सेंटर से उन्होंने एक 9 किलोग्राम वजनी यहाँ पर एक बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया गया है। दूसरा, कानपुर इसलिए भी यहाँ पे चर्चा का विषय रहा क्योंकि यहाँ पे हाल ही में कानपुर के रमईपुर गांव में मेगा लेदर क्लस्टर परियोजना को यहाँ पे संचालित करने की मंजूरी दी गई।
गोरखपुर भी यहाँ पे एक चर्चा का विषय रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 27 मार्च 2021 को शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण किया गया। तो ध्यान रखिएगा, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ है? गोरखपुर में। कुशीनगर क्यों इसलिए चर्चा का रहा? 22 से 25 मार्च 2021 को कुशीनगर में बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, बनाना फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ है? कुशीनगर में। और इसलिए भी ध्यान रखिएगा क्योंकि कुशीनगर में केले का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा वाराणसी देखिए, वाराणसी में 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना शुभारंभ किया गया, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी बल्बों का वितरण किया गया। पहले चरण के अंतर्गत वाराणसी के साथ साथ भारत में कुछ अन्य शहरों में इस तरह के वितरण कार्यक्रम, एलईडी वितरण कार्यक्रम आपको संचालित किए गए। आरा बिहार में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिमी गुजरात में। यूपी में लेकिन कहां किया गया? वाराणसी में। कौन सी योजना? ग्राम उजाला योजना। इसके अतिरिक्त सिद्धार्थनगर चर्चा में विषय रहा। 13 से 15 मार्च 2021 को मध्य यहाँ पर काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया। काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? यहाँ पे सिद्धार्थनगर में। और इसे देखिए, जो काला नमक चावल महोत्सव है या काला नमक चावल है, इसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बुद्ध का महाप्रसाद। आगरा देखिए, कोविड-19 की नैदानिक सुविधा में सुसज्जित नए अनुसंधान भवन देशिकन का उद्घाटन। कोविड-19 को समर्पित यह संस्थान है, आगरा में बनाया गया है, अनुसंधान भवन है, नाम है इसका देशिकन। नोएडा में देखिए 26 फरवरी से 14 मार्च 2021 के मध्य सरस आजीविका मेले का आयोजन यहाँ पे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। सरस आजीविका मेला नोएडा में आयोजित किया गया। पिलखुआ क्यों चर्चा में रहा? 22 फरवरी 2021 को डीआरडीओ के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया। पिलखुआ में 22 फरवरी को अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र। दूसरा लखनऊ किस लिए रहा? तो लखनऊ नगर निगम, यहां पे देखिए लखनऊ नगर निगम के द्वारा 200 करोड़ रुपए मूल्य के बॉन्ड यहां पर बीएसई में सूचीबद्ध कर दिए गए और देश का ये 9वां शहर है जिसने यहां पर अपने बॉन्ड यहां पे सूचीबद्ध कराए हैं और यूपी का पहला। इसके बाद गाजियाबाद ने भी यहां पर अपना बॉन्ड यहां पे सूचीबद्ध कराया है। लखनऊ के बाद फरेंदा क्षेत्र देखिए, महाराजगंज में राज्य के पहले गिद्ध जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का शिलान्यास किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे फरेंदा जो क्षेत्र है जो महाराजगंज में पड़ता है, इसे संरक्षित कर दिया गया है। किस लिए? यहाँ पे देखिए, राज्य का पहला गिद्ध जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का शिलान्यास किया गया है। और भारत का जो पहला खोला गया था हरियाणा में यहाँ पे खोला गया था फरेंदा आपको, तो ये ध्यान रखिएगा, हरियाणा में पहला है और यूपी में आपका पहला जो है फरेंदा क्षेत्र। तीसरा सूर सरोवर जो कि आगरा में पड़ता है, ये किस लिए चर्चा का विषय रहा? तो मानव निर्मित एक जलाशय है जिसे 21 अगस्त 2020 को आर्द्र भूमियों की रामसर सूची में शामिल कर लिया गया। रामसर सूची में शामिल यूपी का ये क्षेत्र है रामसर सरोवर जो कि एक जलाशय है और यहाँ पर ये 431 हेक्टेयर क्षेत्र में पंचकोणीय आकार में विस्तृत कठिन झील इसे क्षेत्र में ये विस्तृत है। इसे कीठम ध्यान रखिएगा, इसे कीठम झील के नाम से भी जानते हैं। यहां पर ग्रेटर स्पॉटेड ईगल जो कि एक पक्षी है, एक संकटग्रस्त प्रजाति की पक्षी है जो इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा प्रयागराज उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। हिंडन में 24 और 29 फरवरी 2020 को यूके और भारत की वायुसेना के मध्य यहां पर इंद्रधनुष अभ्यास का 5वें संस्करण का आयोजन आपको हिंडन में किया गया। बभनियाव ग्राम देखिए, यहां पर आपको चर्चा का विषय बना है। क्यों रहा है? क्योंकि बीएचयू के प्रोफेसर AK दुबे और उनकी टीम ने 4000 वर्ष पुरानी एक शहरी बस्ती की खोज यहां पर की है। बभनियाव गांव जो कि आपका वाराणसी में पड़ता है और यहां पर देखिए शिल्प ग्राम है जो पाया गया, ये है बभनियाव गांव जो आपको खोज की गई। एक तरीके का शिल्प ग्राम है जो कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जो उल्लेख जिसका मिलता है वैसी कुछ यहाँ पे चीजें मिली हैं। साथ ही यहाँ पर मिट्टी के और कुषाण और ब्राह्मी लिपि यहाँ पर आपको मिली हुई है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, बभनियाव गांव से संबंधित क्या क्या चीजें आपको मिली है। किस प्रकार की लिपि है? ब्राह्मणी
और कुषाण और ब्राह्मणी लिपि। इसके बाद बहादुरपुर और खेरी वीरान, ध्यान रखिएगा खेरी वीरन, ये आईएमटी गाजियाबाद के द्वारा इन्हें देश के पहले मॉडल स्पोर्ट्स विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। मॉडल स्पोर्ट्स विलेज बहादुरपुर और खेरी वीरन को। तो ये हमने यहाँ पर देख लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रमुख स्थल हैं और वो किस कारण से यहाँ पे चर्चा का विषय रहे हैं। चलिए अब अंतिम तौर पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रमुख पुरस्कार और सम्मान वितरित किए जाते हैं, कौन कौन से पुरस्कार हैं और किसे किसे यहाँ पे प्रदान किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, काफी सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार, 14 मार्च 2021 को राजगोपाल सिंह वर्मा को दिया गया। 2020-21 के लिए दिया गया है। 1 लाख की राशि इसके लिए दी गई है और उनकी मौलिक जो कृति है बेगम समरू का सच, इसके लिए उन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, समरू का सच कृति के लिए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार राजगोपाल सिंह वर्मा को दिया गया। दूसरा पर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, और इसके अंतर्गत कई सारे पुरस्कार जो होते हैं वितरित किए जाते हैं। कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं, ध्यान रखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं इसके अंतर्गत। तो 26 फरवरी 2021 को इसकी घोषणा की गई। ये पुरस्कार सन 2019 के लिए यहां पर वितरित किए गए हैं। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। पहला है भारत भारती सम्मान, बहुत बार पूछा जाता है। भारत भारती सम्मान 5 लाख रुपए डॉक्टर सूर्यवाला को दिया गया है। दूसरा है लोहिया साहित्य सम्मान 4 लाख रुपए और दयानंद पांडे को यहां पर दिया गया है। इसके बाद हिंदी गौरव सम्मान 4 लाख रुपए तरुण विज को यहां पे दिया गया है, इसके दिया गया है। कला भूषण पुरस्कार सम्मान ये 2 लाख रुपए डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुंडीर को दिया गया। 2 लाख रुपए डॉक्टर विनोद जैन को दिया गया। भूषण सम्मान 2 लाख रुपए डॉक्टर विजेंद्र कुमार सिंघल को दिया गया। पत्रकारिता भूषण पुरस्कार 2 लाख रुपए डॉक्टर राजेंद्र शर्मा को दिया गया। प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान 2 लाख रुपए के साथ रत्नाकर नराले को दिया गया है। साथ ही बाल साहित्य भारती सम्मान 2 लाख रुपए देवेंद्र कुमार और सुकीर्ति भटनागर को प्रदान किया गया। हिंदी विदेश प्रसार सम्मान 2 लाख रुपए और रत्नाकर नराले को इसे दिया गया। प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान 2 लाख रुपए रेणु राजवंशी गुप्ता को प्रदान किया गया है। मधुलिमय भारतीय सम्मान जो 2 लाख रुपए डॉक्टर कृष्णचंद्र लाल को यहाँ पे प्रदान किया गया। और पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी साहित्य सम्मान 2 लाख रुपए डॉक्टर सुरेश अवस्थी को दिया गया। इसी तरीके से विधि भूषण जो सम्मान है 2 लाख रुपए के साथ अरविंद जैन को दिया गया। मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान में 1 लाख रुपए और इसे दिया गया डॉक्टर पवन अग्रवाल और डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया। साहित्य भूषण सम्मान में 2 लाख रुपए डॉक्टर कमलेश कुमार मिश्र, मृदु को और अन्य लोगों को दिया गया। तो उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मान में जो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, जैसे भारत भारती सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, और इसके अतिरिक्त आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान हो गया, आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के जितने भी पुरस्कार हैं इनका नाम ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश बाल साहित्य पुरस्कार। उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान 2019 की यहाँ पे घोषणा की गई आपको फरवरी 2021 में। इसमें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त करता रहे। पहले यहाँ पे सुभद्रा कुमारी बाल साहित्य सम्मान जिसे दिया गया किरण सिंह को, ठीक है। दूसरा सोहन लाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान दिया गया गौरी शंकर वैश्य या विनम्र को। तीसरा यहाँ पे अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान ये दिया गया दयाराम मौर्य को। शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान सुशील कुमार को दिया गया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान ये आपको गुडविन मसीह को दिया गया है। जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन जो सम्मान है दिया गया अजय गुप्त को। उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान सतीश कुमार अल्लीपुरी को दिया गया। लल्ली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान अरविंद कुमार साहू। और कृष्ण विनायक फड़के बाल साहित्य समीक्षा सम्मान दिया गया आचार्य नीरज। यहाँ पे
आरती जी को यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको जो प्रमुख आपके उत्तर प्रदेश बाल साहित्य पुरस्कार 2019 के लिए प्रदान किए गए थे वो हमने यहाँ पे देख लिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार है जिसके बारे में आप पढ़ते हैं और राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और भारत रत्न। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के भी कुछ नागरिकों को इस साल जब आपको पद्म भूषण इत्यादि पुरस्कारों की घोषणा हुई है तो किन किन लोगों को उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ पे पुरस्कार मिला है। तो पद्म पुरस्कार सम्मानित उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो व्यक्ति हैं, तो देखिए यहाँ पे पहला पद्म भूषण प्राप्तकर्ता दो लोगों को उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को यहाँ पे पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। कौन कौन से? निपेंद्र सिंह को लोक सेवा के लिए और कल्बे सादिक को आध्यात्मिक कला के लिए मरणोपरांत यहाँ पर दिया गया। इसके अलावा पद्मश्री कुछ और लोगों को दिया गया, काफी लोगों को है। पद्मश्री देखिए प्राप्तकर्ता जो व्यक्ति हैं, एक है आपको गुलफाम अहमद कला के लिए कला क्षेत्र में, जगदीश चौधरी को सामाजिक कार्य के लिए मरणोपरांत दिया गया, अशोक कुमार साहू को मेडिसिन क्षेत्र में, राम यत्न शुक्ल को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, चंद्रशेखर सिंह को कृषि के क्षेत्र में, सुधा हरिनारायण सिंह को स्टीपल चेस एथलीट हैं जो कि खेल के क्षेत्र में दिया गया है, उषा यादव को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके अलावा गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर उत्तर प्रदेश की जो आपकी के द्वारा प्रस्तुत की गई झांकी थी आपकी अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, उसे सभी केंद्र और राज्यों में प्रथम स्थान यहाँ पे प्रदान किया गया। प्रथम पुरस्कार यहाँ पे प्रथम पुरस्कार इसे प्रदान किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार, ठीक है, कौन सा? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020 के पुरस्कारों की यहाँ पर घोषणा अगस्त 2021 में की गई। तो इसमें 4 पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार के द्वारा 4 इंपॉर्टेंट, और ये चारों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हर एग्जाम में कोई ना कोई एक पुरस्कार जरूर इससे पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 4 पुरस्कार कौन कौन से हैं? पहला है विश्व भारती पुरस्कार, ओम प्रकाश पांडे को यहां पर दिया गया, 51,000 रुपए इसमें दिए गए। दूसरा यहां पर महर्षि व्यास पुरस्कार दिया गया कमला पांडे को। तीसरा यहां पे महर्षि नारद पुरस्कार है जो चंद्रगुप्त श्रीधर वर्षेकर को दिया गया। और चौथा है महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार जो डॉक्टर विशन लाल गौड़ को दिया गया, ठीक है। तो 4 पुरस्कार हैं, विश्व भारती पुरस्कार, महर्षि नारद पुरस्कार, महर्षि व्यास पुरस्कार और महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। ये चारों पुरस्कार एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं और इस साल भी हो सकता है पूछे जाएं। इसके बाद गोकुल पुरस्कार, देखिए यहाँ पे गोकुल पुरस्कार दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है और यहाँ पर 2 लोगों को इस साल यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया, गोकुल पुरस्कार। पहला पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है वरुण सिंह को दुग्ध संघ लखीमपुर खीरी से संबंधित हैं, और दूसरे हैं धीरेन्द्र सिंह जो दुग्ध संघ गोरखपुर से संबंधित हैं। इसी तरीके से नंद बाबा पुरस्कार जो है, जो भारतीय गोवंशीय गायों के माध्यम से सर्वाधिक दूध उत्पादन करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार है? नंद बाबा पुरस्कार किसे दिया गया? हरेंद्र सिंह को जो दुग्ध संघ मथुरा से संबंधित हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में आपको कुछ यूपी के बच्चों को भी यहाँ पर इस साल इसमें पुरस्कृत किया गया है। किसे किसे प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश संबंधित यहाँ पे 5 पुरस्कार प्राप्त करता है। कितने लोगों को? 5 बच्चों को यहाँ पर जो यूपी से रिलेटेड है उनको यहाँ पर यह पुरस्कार दिया गया है। पहले हैं व्योम आहूजा जिन्हें कला एवं संस्कृत के क्षेत्र के लिए, कुंवर दिव्यांश सिंह को बहादुरी के लिए, चिराग भंसाली को नवाचार, मोहम्मद सादाब को शैक्षिक श्रेणी और मोहम्मद रफी को खेल के क्षेत्र में यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सभी बच्चों को, 5 बच्चों को सीएम के द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर आपको टैबलेट प्रोवाइड कराया गया और साथ ही साथ यहाँ पर 51,000 रुपए का चेक भी इन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद अंतिम है यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई व लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा राज्य के एथलीटों को यहाँ पे प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। जहां लक्ष्मीबाई पुरस्कार महिलाओं एथलीटों को, वहीं पुरुष एथलीटों को लक्ष्मण पुरस्कार दिए जाते हैं। इस साल यहाँ पे 18 पुरस्कार, 18 जो खिलाड़ी हैं उसके लिए चयनित हुए हैं, जिसमें से 8 महिलाएं लक्ष्मीबाई पुरस्कार और 10 पुरुष होते हैं लक्ष्मण पुरस्कार के लिए चयनित हुए हैं। तो चलिए देखते हैं जो 8 महिलाएं हैं उनमें कौन कौन सी हैं।
तो देखिए यहाँ पर है आपकी लक्ष्मी स्वर्णिमा जायसवाल जो हैंडबॉल के लिए खेलती हैं, प्रियंका एथलीट हैं, साक्षी जौहरी को यहाँ पर वुशु के लिए, वंदना कटारिया को हॉकी के लिए, हिमानी सिंह को शूटिंग के लिए, विमला सिंह को एथलेटिक्स के लिए, ज्योति को तीरंदाजी के लिए, आकांक्षा चौधरी को शूटिंग के लिए, यहाँ पर ये 8 महिलाओं को यहाँ पे लक्ष्मीबाई पुरस्कार यहाँ पे पुरस्कृत किया गया। इसी तरीके से 10 पुरुषों को लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया। कौन कौन से हैं? तो यहां पर देखिए, नितिन तोमर को कबड्डी, पुनीत कुमार को रोइंग, गौरव बलियान को कुश्ती, सूरज यादव को वुशु, यहां पर वुशु के खेल में दिया गया। 2 वेटरन, ठीक है, 2 वेटरन पुरुषों को इसमें दिया गया है, जिसमें है आपके राजकुमार कुश्ती और कुलदीप कुमार को एथलेटिक्स में। इसके अलावा 4 दिव्यांग वर्गों, मतलब टोटल 10 में से 4 दिव्यांग वर्ग के अंतर्गत वितरित किए गए हैं। अबू हुबैदा हैं बैडमिंटन, सचिन चौधरी पावर लिफ्टिंग, आकाश शूटिंग और वरुण सिंह भाटी को एथलेटिक्स के क्षेत्र के लिए यहाँ पे लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया। तो टोटल 10 थे, 4 को सामान्य वर्ग में, 2 को वेटरन में और 4 को दिव्यांग वर्ग में, मिलाकर टोटल 10 पुरुष एथलीट को यहाँ पे लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी जो घटनाक्रम थे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ध्यान से इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कड़ियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, चाहे वो योजनाएं, कार्यक्रम, समझौते, संधियाँ, या फिर अगर देखे जाएं तो अधिनियम, बजटीय स्तर पे जो भी घोषणाएं रही हैं, जो भी प्रावधान लाए गए हैं, जो भी योजनाएं घोषित की गई हैं। कुछ डेटा बेस्ड आपको कृषि, उद्योग, मत्स्य, वास्तु, शिक्षा, कर संग्रह, अधिनियम, नीतियां, पॉलिसीज या प्रमुख पुरस्कार, चर्चित व्यक्ति, स्थल, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी पूछा जाए, आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया है। इसको अच्छे से बैठ करके रिवीजन करिए 1 से 2 बार। जितने एग्जाम में जाने से पहले मल्टीपल टाइम इसका रिवीजन कर लीजिएगा। जितनी बार रिवीजन कर लोगे, यहाँ पे देखिए यूपी के करंट से आपको 5, 10, 12, 15 क्वेश्चन आने की संभावना रहती ही रहती है। तो इतने क्वेश्चन में से अगर आपको 10 आ जाते हैं, 10 में से अगर आप यहाँ पर इस 8 क्वेश्चन अगर कर लें तो आपके काफी सारे चांसेस यहाँ पर बेहतर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड लक, अच्छा जाइए, एग्जाम दीजिए, पढ़ाई करिए। ज़्यादा दिन बचे नहीं है तो जितना हो सके मोस्टली सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जितना भी आपका समय है अच्छा कर रहे हो, बस यहाँ पे जो भी है बस कंटिन्यू रखो, भरोसा रखिए, जाके एग्जाम दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल बाकी चीज़ों से दूर रहिए, बस स्टडी करिए। थैंक यू सो मच।